नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस के एक और बेहतरीन चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में। इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में तैयार कर दिया आपके लिए। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो बताता हूँ। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर रिफ्रेशर गाइड किसी चीज की नीड ही ना हो, एक ही वीडियो में हमारा सब कुछ काम हो जाना चाहिए। सेकंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 10th लेवल पे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत टू पॉइंट और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। इससे क्या होगा कि हमें विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम साइंस की खूबसूरती को समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो हम बहुत आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। एंड फोर्थ, पूरे वीडियो को इस प्रकार से भी तैयार किया गया है कि आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं वीडियो में, वो भी इन्हीं पॉइंट्स आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ, कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कि कार्बन होता क्या है। देखिए, एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछेगा कि कार्बन क्या होता है, क्योंकि 10th लेवल पे माना जाता है कि बेसिक नॉलेज आपको 9th में आ चुकी है। बट फिर भी क्योंकि चैप्टर का नाम कार्बन है तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कार्बन के बारे में, बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक है कि कार्बन आखिर होता क्या है। तो आपको कम से कम 6 बातें पता होनी चाहिए कार्बन के बारे में। फर्स्ट, यह एक अधातु है, यानी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। इसका फॉर्मूला C होता है, C से इसको डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या आपको याद होगा 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, मतलब ये 6ठे नंबर पे आता है। अगर एटम को लाइन से लगाएंगे, परमाणु को लाइन से लगाएंगे तो ये 6ठे नंबर पे आएगा। द्रव्यमान संख्या इसका 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको 9th में याद हो कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, और इसकी संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो ये सभी बातें 9th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आपको पता होगा कार्बन, ये सब 9th क्लास की बुक से लिया गया है। तो कार्बन एक धातु है, इसका फॉर्मूला C है, परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, और संयोजकता इसकी 4 होती है। नाउ अब आते हैं 10th क्लास की बुक पर कि कार्बन की उपस्थिति, मतलब कार्बन कितना % हमारे पास अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे कार्बन कितना %, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कार्बन बेसिकली 2 जगह पाया जाता है, एक हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, एक पृथ्वी की भूपट्टी में, यानी अगर पृथ्वी को जब खोदते हैं तो वहाँ से जो खनिज वगैरह मिलते हैं तो पृथ्वी की भूपट्टी में पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में बात करें तो गैसों के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सुन रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, तो इन सब में भी कार्बन पाया जाता है 0.03%, यानी बहुत कम परसेंटेज है। अगर गैस के फॉर्म में भी देखें तो बहुत कम परसेंटेज है, 0.03%, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वहीं पृथ्वी की भूपट्टी में बात करें, जब जमीन को खोदा जाता है वहाँ से खनिज निकाला जाता है, तो खनिज के रूप में ये 0.02%, जो कि बहुत कम है। अब खनिज में मतलब इसका मतलब है कि कोयला आपने देखा होगा, पेट्रोल, डीजल, ये सब, इन सब में कार्बन पाया जाता है। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, तो इन सब में कार्बन पाया जाता है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो कार्बन 2 जगह पाया जाता है, एक हमारे वायुमंडल में, एक पृथ्वी की भूपट्टी में। वायुमंडल में गैस के फॉर्म में पाया जाता है 0.03%, और भूपट्टी में पाया जाता है खनिज के रूप में 0.02%। ना, इससे पहले कि हम कार्बन के बारे में और जानकारी लें, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सहसंयोजी आबंध क्या होता है या सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। यहीं कार्बन को रोक देते हैं। अभी हम कार्बन के बारे में, आपके बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, कार्बन टॉपिक को यहीं रोक दिया उन्होंने, और पहले उन्होंने समझाया कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आप कार्बन के बारे में जान ही नहीं पाओगे। तो पहले हम जानते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होता है। देखिए, सहसंयोजी आबंध का मतलब है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का मतलब यह है कि आपका दोस्त, इस तरह से समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए आप कि आप अपने लंच बॉक्स के अंदर केवल रोटी लेके आए हो, और आपका दोस्त जो है वो केवल सब्जी लेके आया है। तो
आप नॉर्मली अगर ऐसा है, ऐसा केस है, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त को रोटी दे दोगे और दोस्त से आप थोड़ी सब्जी ले लोगे और दोनों शेयर करके खा लोगे। तो यही जब इलेक्ट्रॉन, दो एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोई भी दो एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो उससे जो रिलेशन बनता है उसको हम साइंस में सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब आपको पेपर में क्या लिखना है कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो आप आंसर लिखोगे एक ही प्रकार, यानी हो सकता है कि कार्बन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार मतलब हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और उनसे जो रिलेशन बनता है, भाई हो सकता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे, या हो सकता है कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो हो सकता है एक ही प्रकार हो या हो सकता है अलग अलग भी हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो ये अलग अलग हो गया ना। तो जब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने आबंध, और जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके बीच जो रिलेशन बनेगा उसी को साइंस में सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। तो सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी यौगिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उनसे जो उनका रिलेशन बनता है उसे ही सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। अब जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके ना दो गुणधर्म पाए जाते हैं। पहला, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यानी अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों कम होते हैं। जितने भी सहसंयोजी आबंध होते हैं या सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो यही है कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और दूसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर सहसंयोजी यौगिक के गुणधर्म पूछे तो आप ये दो बताओगे, और ये दो ही बताना है क्योंकि बुक में भी आपके दो ही दिया हुआ है। आप चाहो तो एनसीईआरटी दे सकते हो। मैंने आपसे बोला था ना कि हमारी पूरी टीचर्स की टीम है जिनको 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो सभी मिलकर नोट्स बनाते हैं। कोई गलती नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो ये दो ही प्रॉपर्टी आपके बुक में मिलेगा। ऐसा नहीं कि दो ही होते हैं, और भी प्रॉपर्टी होते हैं, बट वो आपके लेवल से ऊपर है। 10th क्लास के बच्चों को दो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्योंकि आपके बुक में ये दो ही प्रॉपर्टी मेंशन है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर सहसंयोजी यौगिकों के आबंध के प्रकार की बात करें तो सहसंयोजी यौगिकों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एकल आबंध, जिसे इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक होता है द्वि आबंध, जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं। एक होता है त्रि आबंध, जिसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। अब आपके मन में होगा कि एकल आबंध क्या होता है। तो देखिए, एकल आबंध समझना बहुत आसान है। अभी मैंने आपसे कहा था कि आबंध बनते कैसे हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना, तो उसको एकल आबंध कहते हैं। जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मतलब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उसे द्वि आबंध कहते हैं। और जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उसको त्रि आबंध कहते हैं। बड़ा सिंपल है भाई, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो एकल आबंध, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो द्वि आबंध, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो त्रि आबंध। सिंपल सी डेफिनेशन है और यही लिखा हुआ है, देख लीजिए। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा ना पेयर में शेयर होता है। जैसे आप जूते लेने जाओगे तो जूते हमेशा पेयर में आएंगे, जुराब की बात करो पेयर में आएंगे, ग्लव्स होते हैं पेयर में आते हैं, कुछ चीजें पेयर में ही आती है। तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा पेयर में ही शेयर होता है। अगर मैं कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन बोल दूं तो आप समझ लेना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने आबंध, यानी जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से आबंध बनता है, रिलेशन बनता है, तो उसको एकल आबंध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पेज पर। अगले पेज पे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन के साथ एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, या कार्बन के साथ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक आधातु होता है, इसका फॉर्मूला C होता है, परमाणु संख्या इसकी 6 होती है, द्रव्यमान संख्या इसका 12 होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 4 आती है। कार्बन 2 जगह उपस्थित होता है, वायुमंडल में और पृथ्वी की भूपट्टी में। वायुमंडल में गैसों के फॉर्म में पाया जाता है, पृथ्वी के
प्रॉपर्टी में खनिज में पाया जाता है, गैसों में 0.03% है और खनिजों में 0.02% है। सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? तो या तो एक ही प्रकार होगा यानी कार्बन कार्बन के साथ होगा, या विभिन्न प्रकार हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंधों के हमेशा दो गुणधर्म होते हैं। पहला, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी आबंध और यौगिकों को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों एकल आबंध, एक होता है द्विआबंध और एक होता है त्रिआबंध। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल आबंध, जब दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो द्विआबंध और तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो त्रिआबंध। यही मैंने आपको बोला कि जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनेगा उसको एकल आबंध कहते हैं। मैं इस पेज को हटा देता हूं और बाकी पेज को भी हटा देता हूं, एक एक पेज उठा लेंगे बाद में, ठीक है ना। ये देखिए एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आप क्लियरली देख सकते हो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक पेयर या कार्बन कार्बन के साथ एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां डाल दो और हाइड्रोजन यहां डाल दो और यहां डॉट और यहां क्रॉस। ऐसे आप यहां कर सकते हो कार्बन कार्बन और दो बार क्रॉस। अब ये डॉट क्रॉस, ये डबल क्रॉस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके होते हैं लिखने के। द्विआबंध मतलब तो मैं आपको बता सकता हूं, तो द्विआबंध क्या होता है ये पहले ही मैं आपको बता दिया, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने आबंध। यानी जब दो जोड़े इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसे द्विआबंध बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो और यहां लगा सकते हो डॉट क्रॉस। और कार्बन कार्बन के साथ लगाना चाहो कार्बन कार्बन तो दो बार क्रॉस। डबल बॉन्ड को लिखने के ये तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो। दोनों ही तरीके आपके बुक में गिवन है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो द्विआबंध का मतलब हुआ दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध। ऐसे त्रिआबंध का मतलब क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने आबंध। यानी जब तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसे त्रिआबंध कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो ये उसकी बैलेंसी बता देती है। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी की बैलेंसी 1 है ना तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी की बैलेंसी 2 है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। किसी की बैलेंसी 3 है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जिसकी बैलेंसी 4 है जैसे कार्बन, तो ये यूनिक होता है। समझ रहे हो मैं जो आपको हिंट दे रहा हूं, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला भी हूं। अगर कोई जिसकी बैलेंसी 1 होगी, संयोजकता हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, जिसकी बैलेंसी 1 होती है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसकी बैलेंसी 2 होती है वो डबल बॉन्ड बनाता है, जिसकी बैलेंसी 3 होती है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जिसकी बैलेंसी 4 होती है जैसे कार्बन, तो इसका यूनिक नेचर होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यही हमारा अगला टॉपिक है कि कार्बन के साथ समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है आखिर कार्बन के पास ऐसा क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड में भी आ रहा है, वो डबल बॉन्ड में भी आ रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड में भी आ रहा है और कोई सा नहीं आ रहा। हाइड्रोजन देखो सिंगल बॉन्ड में ही है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ही है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में, यानी हर एक एटम का अपनी बैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड है। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं, कार्बन सिंगल में भी है, डबल में भी है, ट्रिपल में भी है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? कार्बन ऐसा क्यों करता है? वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हर जगह क्यों मौजूद है? तो उसका रीजन है उसकी बैलेंसी। कार्बन चतुर्संयोजी है, यानी उसकी बैलेंसी 4 है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। अब ये क्या चीज है? अगर आपको 9th क्लास की थोड़ी सी क्लास याद हो तो देखिए बैलेंसी कैसे बनती थी। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है ना तो उससे बैलेंसी बनती है, जो आउटर मोस्ट सेल में आता है। अगर आपको याद हो, जैसे सोडियम है, सोडियम होता है 2,8A, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सोडियम 11वें नंबर पे आता है, इसको 2,8,1 में बांटते हैं तो लास्ट में 1 है, इसकी बैलेंसी 1 है तो ये सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन क्या है कि कार्बन के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन फालतू है। कार्बन चतुर्संयोजी है। आपको याद है कार्बन, अभी मैंने आपको सिखाया था, कार्बन में क्या लिखाया था कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब साइंस कहती है अगर इसको अपने आप को कंप्लीट करना है, यानी अपने आप को स्टेबल बनाना है, ठीक बनाना है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दो, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दो, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लो।
दो तरीके हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दो या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, यहाँ पे 8 कर लो, तो भी आप स्टेबल बन जाओगे। साइंस ऐसा कहती है, रिसर्च ऐसा कहता है कि एटम स्टेबल तब होता है जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल होने का मतलब या तो यहाँ पे कुछ भी ना हो या यहाँ पे 8 हो, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले 8 बनाने के लिए। तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन चतुर्संयोजी है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। अब आपको कहोगे ऐसा क्यों, क्यों नहीं कर सकता? तो उसका रीजन है पीछे के 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो, क्या 2 इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी होगी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, बाहर निकाल दे? क्या 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे ही बराबर है, सब में बराबर एनर्जी होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को तो नहीं निकाल सकते, तो दे तो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। चलो अगला केस करते हैं कि चलो जी गेन कर लो। तो गेन करने में भी दिक्कत है कि कार्बन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है। अब कम इलेक्ट्रॉन वाले के बाद 4 और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना तो भी ये नहीं संभाल पाएगा, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कार्बन के पास कि 4 और इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। यानी दोनों ही केस इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता, क्योंकि इतनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, या इतनी एनर्जी नहीं है कि 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो क्या क्या दिक्कत आई? 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कठिन है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, इसके लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये खो भी नहीं सकता क्योंकि अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कार्बन के साथ प्रॉब्लम यह है कि कार्बन ना तो अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता। तो फिर ऑप्शन क्या है कार्बन के पास? तो यही हमारा अगला टॉपिक है, कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे उत्पन्न करता है या उत्कृष्ट गैस कैसे बनता है, नोबल गैस कैसे बनता है। अभी सर जी नोबल गैस बताओ, पहले तो मुझे बताओ उत्कृष्ट गैस क्या होता है। सर जी देखिए, जितने भी एटम्स होते हैं ना, अगर वो स्टेबल हैं तो उनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस। अब ये स्टेबल का मतलब ये होता है कि या तो आपके इस ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या ऑर्बिट ही ना हो, इलेक्ट्रॉन ना हो, या इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ कि सर ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो कार्बन के पास ना तो ये ऑप्शन है कि वो गेन कर सकता ना लॉस कर सकता, तो फिर कार्बन क्या करेगा? आखिर कार्बन फिर उत्कृष्ट गैस कैसे बनाएगा, या कार्बन सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी यौगिक कैसे बनाता है? तो उसका आंसर हमें इस पॉइंट में मिलेगा। हम 3 पॉइंट में लिखेंगे आंसर, ये बुक में भी दिया हुआ है आपके, आप चाहो तो पढ़ लेना, चैप्टर के 2nd पेज पे ही दिया हुआ है। कार्बन चतुर्संयोजी है, 4 बैलेंसी होती है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए एनर्जी नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। तो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कठिन, कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। और कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दोनों सेम पॉइंट है, यही पॉइंट मैंने यहां लिखा है, जो पॉइंट ऊपर लिखा है वही पॉइंट नीचे लिखा है कि ना तो 4 कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, अभी ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आखिर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो इसके लिए हमें आंसर मिलेगा पॉइंट नंबर 3 में। तो ये रहा आंसर। इसलिए कार्बन अपने अन्य 4 परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है और आबंध बनाता है। अब आप कहोगे साझेदारी क्या होता है? देखिए, साझेदारी का मतलब मैं आपको बहुत क्लियर तरीके एग्जाम्पल देके समझाता हूं। आपके पास ना आप लंच में रोटी भी लाए, आप रोटी भी लेके आए और सब्जी भी लेके आए, और बगल में आपका दोस्त आज लंच लाना भूल गया, तो आप कहोगे कोई बात नहीं भाई, तू मेरे साथ खा ले। इसे कहते हैं गिव अप करना, देना। अगले दिन आपका दोस्त आपका रोटी सब्जी लाया, आप लंच बॉक्स भूल गए, आपने उससे लंच बॉक्स से खाना खा लिया। इसे कहते हैं टेक करना यानी गेन करना। बट ऐसा होगा ना कभी कि आप रोटी लाए हो और दोस्त आपका केवल सब्जी लाया, रोटी पैक करना भूल गया, आप सब्जी पैक करना भूल गए। तो इस केस में आप दोनों ही इनकम्प्लीट हो। कंप्लीट कब होंगे? जब एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करोगे। तो इसको बोलते हैं साझेदारी करना। इसी से कार्बन अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी सिंपल वर्ड में, जिसको इलेक्ट्रॉन, 2 एटम होंगे ए और बी,
ए और बी दो एटम होंगे, अगर इसको इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लेकिन 4 से कम। तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और उससे आबंध बनता है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जो मैं आपको पिछले पेज पर भी समझा भी रहा था कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है, सहसंयोजी यौगिक कैसे बनाता है, या कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और साझेदारी कर आबंध बनाएगा। ठीक है, इस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। द्वि आबंध क्या होता है, जब दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनता है, उसको द्वि आबंध कहते हैं। त्रि आबंध क्या होता है, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको त्रि आबंध कहते हैं। कार्बन के साथ समस्या क्या आती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता। तो ये क्यों नहीं कर सकता ऐसा, अगर आपसे टीचर पूछ लेते हैं भाई क्यों नहीं खोएगा, क्यों नहीं गेन करेगा, तो आप आंसर ये लिखोगे कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी कैपेसिटी, क्षमता नहीं है कार्बन के इलेक्ट्रॉन के पास। और 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा क्यों नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो फिर कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे बनता है, या कार्बन सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक कैसे बनाता है, तो आंसर वही बताओगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ना तो इलेक्ट्रॉन खोएगा ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, ये ना तो चारों इलेक्ट्रॉन खोएगा ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस केस में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगर किसी एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और किसी इलेक्ट्रॉन के पास कम इलेक्ट्रॉन तो उसको दे देता है। तो कार्बन अन्य परमाणु के साथ, अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और आबंध बनाता है। कार्बन की ना 2 सर्वोत्तमुखी प्रकृति, पहले समझो सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या होता है। सर्वोत्तमुखी मतलब वर्सटाइल नेचर, एक ऐसा नेचर जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जैसे आप किसी हीरो को ले लो, वो कॉमेडी भी अच्छा कर सकता है, वो एक्टिंग भी अच्छा कर सकता है, वो फाइटिंग सीन भी अच्छा कर सकता है, तो वो उसकी सर्वोत्तमुखी प्रकृति है। आपके स्कूल का कोई टीचर है जो आपको मैथ भी अच्छा पढ़ा सकता है, वो आपको साइंस भी अच्छा पढ़ा सकता है, वो आपको एसएसटी भी अच्छा पढ़ा सकता है। तो अगर कोई ऐसा टीचर आपके पास, तो बहुत किस्मत वाले हो आप कमेंट करके ऐसे टीचर का नाम जरूर बताना। मैं उसे कोशिश करूंगा, उस टीचर के कमेंट को लाइक जरूर करूंगा, क्योंकि टीचर के लिए इतना तो बनता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति, वर्सटाइल नेचर। कार्बन के ना 2 वर्सटाइल नेचर होता है, ऐसा नेचर जो कार्बन के पास ही है और किसी के पास नहीं है। वो 2 वर्सटाइल नेचर क्या है, एक तो चतुर संयोजकता और दूसरा श्रृंखलन या श्रृंखला। कार्बन के 2 वर्सटाइल नेचर है। वर्सटाइल मतलब बिल्कुल अलग नेचर, ऐसा नेचर जो केवल कार्बन के पास है और किसी एटम में पाया ही नहीं जाता। जो 118 एटम है ना हमारे पास, 118 एटम हमारे पास आज की डेट में मौजूद है, उनमें केवल कार्बन ही ऐसा है जिसमें दोनों खासियत पाई जाती है। इसको वर्सटाइल नेचर, सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा नेचर जो बिल्कुल यूनिक हो, अलग हो। अब आप कहोगे चतुर संयोजकता क्या होता है, तो नाम से ही पता है, चतुर मतलब 4, संयोजकता 4 संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। यानी इसको सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो चतुर संयोजकता का मतलब है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसका फायदा ये होता है कि कार्बन ना सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। देखो ना, आया ना एक संयोजी, ये सिंगल बॉन्ड भी बना पाता है, ये ऑक्सीजन जैसों के साथ डबल बॉन्ड भी बना पाता है, ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना पाता है। यानी चतुर संयोजकता होने का बेनिफिट ये मिला इसको कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना पाता है, ये डबल बॉन्ड भी बना पाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तीनों टाइप का बॉन्ड, तीनों टाइप का आबंध बना पाता है। तो ये चतुर संयोजकता में आपको लिखना है। वहीं श्रृंखलन का मतलब क्या है, श्रृंखला का मतलब क्या है, तो श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर, मतलब अभी आपने पढ़ा था सहसंयोजी आबंध, तो कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला, वलय श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करता है। क्या मतलब है सर, देखो कार्बन आपको ऐसा भी पाया जाएगा, इसको चेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेन। इसको बोलते हैं हिंदी में लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला। तो कार्बन आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि लंबी श्रृंखला बना रहा है, ऐसे सीधा। कार्बन आपको ऐसा दिखाई देगा ब्रांच भी बना रहा है, इसे ब्रांच बोलते हैं, इसको ब्रांच बोलते हैं, इसको शाखा बोलते हैं, शाखा श्रृंखला। कार्बन आपको ऐसा भी दिखाई देगा, और कार्बन आपको ऐसा भी दिखाई देगा, रिंग के फॉर्म में गोल आपको दिखाई देगा। ये भी रिंग है, अगर ऐसा बना दोगे, 4 एटम ले लो को भी, ऐसा भी, ये भी रिंग है।
ये भी रिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि गोल होगा बस घूम फिर के वापस वहीं आना है। तो कार्बन ना, कार्बन लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, कार्बन शाखा श्रृंखला भी बना सकता है, कार्बन वलय वलय श्रृंखला भी बना सकता है। तो ये जो नेचर है ना कार्बन का, इसी को श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। नाउ हाइड्रोकार्बन बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आगे के टॉपिक यही चलने वाले हैं, बहुत लंबे टॉपिक है ये। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो रिलेशन बनता है, उसी को साइंस में हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो आबंध बनता है, आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि बीच में कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। 4 क्यों आया, कैसे आया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ समझ लो हाइड्रोकार्बन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। CH4 C2H4 ये सब हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस पेज को रिवाइज कर लें। कार्बन की 2 सर्वोत्तमुखी प्रकृति होती है, एक चतुर्संयोजकता, एक संकलन। चतुर्संयोजकता का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना पाता है। संकलन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के साथ लंबी श्रृंखला बना पाता है, कार्बन कार्बन के साथ शाखा बना पाता है, कार्बन कार्बन के साथ वलय बना सकता है। तो ये एग्जाम्पल है ना, आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा कि लंबी श्रृंखला बनाता है, शाखा बनाता है, वलय बनाता है, फिर ये एग्जाम्पल लिख देना। हाइड्रोकार्बन का मैंने आपको बताया, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स बताइए। तो हाइड्रोकार्बन को बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो हमेशा एकल आबंध होता है, यानी जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड को, एकल आबंध को एल्केन्स के नाम से जानते हैं। इनको एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। जो संतृप्त होते हैं यानी एकल आबंध वाले, उनको बोलते हैं एल्केन्स। ऐसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है द्विआबंध वाले, एक होता है त्रिआबंध वाले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एकल आबंध होगा वो संतृप्त होगा, और जो द्विआबंध और त्रिआबंध होगा वो असंतृप्त होगा। जो एकल आबंध है उसका नाम है एल्केन्स, जो द्विआबंध होता है उनको बोलते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स। और जो त्रिआबंध होता है उसको बोलते हैं एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये एल्केन्स क्या है, ये एल्कीन्स क्या है, या एल्काइंस क्या होता है। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध, एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उनको एल्केन्स कहते हैं, और एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। याद रखोगे, एल्केन्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ये एल्केन्स का सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है। और जब तक आप ये तीनों बॉन्ड नहीं पहचानोगे ना, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों की पहचान क्या है, आप इसके आगे चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है यानी एल्केन जो होता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसका ये मतलब है कि जितने कार्बन होंगे आपको उसका डबल करना है। पहले 2n का मतलब है डबल करना है, और डबल करके 2 प्लस कर देना है। जैसे 2 है तो 2 का डबल करो 4, 2 का डबल करो 4, और 4 में 2 ऐड कर दो यानी 6। चलिए एक और एग्जांपल है, मान लीजिए 4 है तो 4 का डबल कर दो 8, 4 का आपको डबल करना है। 4 का डबल कितना होता है? 8, और 2 जोड़ दो यानी 10। मान लो मैं कहता हूं C3 है तो 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कितना होता है? 6। 3 का डबल करोगे 6, और 6 में 2 ऐड कर दो तो 8। मैं कहता हूं ये चलो 10 है, 10 कार्बन 10 है तो 10 का डबल करोगे 20, 10 का डबल करोगे 20, 10 का डबल हो गया 20, और 20 में 2 जोड़ दो यानी 22। यानी इस फॉर्मूले का ये मतलब है कि जितने कार्बन है उसका पहले डबल करना है, और डबल करके 2 उसमें ऐड करना है। जितने कार्बन होंगे उसका डबल करना है, डबल करके 2 ऐड करना है। देखिए एग्जांपल दे रखा है, 3 है तो 3 का डबल 6, और 2 ऐड कर दोगे 8, 4 का डबल 8, और 8 2 ऐड कर दोगे 10। 3 का डबल, ये गलत लिखा हुआ है, ये 5 होगा, यहाँ 5 है। 5 का डबल 10, और 2 ऐड कर दोगे तो 12। 2 का डबल 4, और 2 ऐड कर दोगे तो 6। 10 का डबल 20, और 2 ऐड कर दोगे तो 22। 8 का डबल 16, और 2 ऐड कर दोगे तो 18। तो जितने भी कार्बन होंगे, लास्ट बात समझ लीजिए, जितने भी कार्बन होंगे
आपको उसका डबल करना है, तो 5 का डबल 10 और 2 ऐड कर देना है तो 12। तो ये सिंगल बॉन्ड की पहचान होती है, इसको एल्केन्स कहते हैं। एल्केन की पहचान होती है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा और 2 ज्यादा होगा, तो ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। जैसे पेपर में ऐसा आता है, एमसीक्यू में ऐसा आता है कि एकल आबंध बताइए, आपको सिंगल बॉन्ड की पहचान करना है। देखिए कैसे पहचानेंगे, 2 का डबल 4 ये तो नहीं है, 2 का डबल 4 केवल डबल है, 2 ऐड नहीं हुआ तो ये भी नहीं है, 2 का डबल 4 और 2 ऐड करोगे तो 6 ये भी नहीं है। बट ये देखो 2 का डबल 4, 2 का डबल 4 और 2 ऐड करोगे तो 6 आ रहा है ना, ये तो सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एमसीक्यू में पूछते हैं कि आपसे पूछेगा इनमें चारों में से कौन सा एकल आबंध है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इनमें से सिंगल बॉन्ड कौन है। ऐसे ही बच्चों अगला आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को मैंने आपको बताया एल्कीन्स कहते हैं, और डबल बॉन्ड बड़ा सिंपल होता है, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा, जितने कार्बन होंगे उसका डबल करना है। यानी अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कार्बन 4 है तो 4 का डबल कर दीजिए 8, ये हो गया डबल बॉन्ड। मान लीजिए 5 है, 5 का डबल कर दीजिए 10, ये है डबल बॉन्ड। मान लो 10 है, 10 का डबल कर दोगे 20, तो ये डबल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध। द्विआबंध की बड़ी सिंपल पहचान है, जितने कार्बन होंगे उसका आपको डबल करना है। 3 है, 3 का डबल कर दो 6, 4 का डबल कर दो 8, 5 का डबल कर दो 10, 2 का डबल कर दो 4, 10 का डबल कर दो 20, 8 का डबल कर दो 16। तो जितने कार्बन होंगे आपको उसका डबल करना है, तो ये होता है एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड की पहचान है। अब पेपर में कैसा आता है, एमसीक्यू में ऐसा आता है, आपसे बोला जाएगा ये 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे बोला जाएगा द्विआबंध बताइए इनमें से कौन सा डबल बॉन्ड है, इनमें से कौन सा द्विआबंध है। तो 2 का डबल 4 नहीं हो रहा, 2 का डबल ये इसमें ये 3 है लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है। 2 का डबल 4 होना चाहिए, 3 है तो ये भी नहीं है। 2 का डबल 4 होना चाहिए तो ये भी नहीं है। 5 का डबल 10, 5 का डबल 10 डबल हो रहा है, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ ट्रिपल बॉन्ड, अब आते हैं त्रिआबंध पे। एल्काइन जिनको बोलते हैं एल्काइंस, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी इसमें डबल होगा, पहले डबल होगा और 2 माइनस होंगे, पहले डबल होगा और फिर 2 माइनस होंगे। जैसे 5 है तो आपको 5 का डबल करना है, 5 का डबल कितना होता है 10 और 2 माइनस कर दीजिए यानी 8, यानी पहले डबल करना है और 2 माइनस करना है। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, CnH2n-2, -2 का मतलब क्या है कि पहले डबल करना है, पहले डबल करेंगे और फिर 2 माइनस कर देंगे। जैसे मैं कहता हूं 4 है तो 4 का पहले डबल करो 8, 4 का डबल 8 और 2 कम कर दो तो 6। 3 है, 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कितना होता है 6 और 2 माइनस कर दोगे तो 4 हो जाएगा। मैं कहता हूं 8 है, 8 का डबल कर दो, 8 का डबल कितना होता है 16 और 16 में से 2 कम कर दोगे तो 14 आ जाएगा। तो पहले डबल करना और 2 माइनस करना, ये पहचान होती है एल्काइंस की ट्रिपल बॉन्ड की। अब ध्यान से देखिए, 3 का डबल 6 और 2 माइनस करोगे तो 4, 4 का डबल 8, 2 माइनस करोगे तो 6, 5 का डबल 10, 2 माइनस करोगे 8, 2 का डबल 4 और 2 माइनस करोगे तो 2, 10 का डबल 20 और 20 में 2 माइनस करोगे 18, ये 18 है। 8 का डबल करोगे, 8 का डबल करोगे तो 16, 2 माइनस करोगे 14, यानी पहले डबल करना है और 2 माइनस करना है। तो तीनों बॉन्ड की पहचान इस पेज पर हमने क्या सीखा, हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के प्रकार और उनकी पहचान। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त होता है वो एकल आबंध होता है, असंतृप्त द्विआबंध और त्रिआबंध होता है। एकल आबंध को एल्केन्स कहते हैं, द्विआबंध को एल्कीन्स कहते हैं, त्रिआबंध को एल्काइंस कहते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें हमने जाना कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब मैंने आपको पहचान बताई कि कैसे ढूंढते हैं, सर्च कैसे करते हैं कि सिंगल बॉन्ड कौन सा है। 2 का डबल 4 और 2 ऐड हो रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन में क्या होता है कि सिर्फ डबल होता है, जितने कार्बन होंगे उसका डबल करना है, जितने कार्बन उसके डबल करना है। फिर मैंने आपको पहचान बताई 5 का डबल 10, तो ये डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध एल्काइंस, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी पहले डबल करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। 5 का डबल होता है 10 और 2 माइनस कर दोगे तो 8। तो ये हमने इस पेज पे जाना हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के कौन से टाइप्स होते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है ना। अगला पेज आपके लिए आता है, ये देखिए पिछले साल ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे अपने यूट्यूब वगैरह में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ये आया था त्रिआबंध बताइए, आपको छांटना था इनमें से कौन सा त्रिआबंध है। तो पहले बाकी देख लीजिए, 6 का डबल कितना होता है 8, 6 का डबल 6 का डबल 12। अब 6 का डबल 12, 12 में से 2 कम करोगे तो 10 होने चाहिए ना, ये तो है नहीं। 5 का डबल 10, 5 का डबल 10 और 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, तो ये भी नहीं है। 2 का डबल
4, और 4 में से 2 माइनस करो 2, तो ये भी नहीं है। ये देखिए 2 का डबल 4 और 2 माइनस करोगे 2, तो यानी ये सही है, ये जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। अब आते हैं मेन टॉपिक की संरचना कैसे बनाते हैं। किसी आपने देखा होगा आपके बुक में ना इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, इस टाइप से बने होंगे, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, ये स्ट्रक्चर बनता कैसे। तो मैं ना आपको तरीका सिखाता हूं। देखिए संरचना बनाने के लिए 2 रूल है। संरचना, अगर किसी भी कार्बन का आपको संरचना बनानी है तो पहले आप मेरे 2 रूल समझ लीजिए। रूल नंबर 1 कहता है अगर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड तो आपको पहचाना आ गया, जैसे मैं भी बॉन्ड पहचाना था पिछले पेज पर, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल आएगा। ध्यान से सुनना, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल आएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो पहले में डबल आएगा, पहले में डबल आएगा, बाकी सब सिंगल ही होगा। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले में ट्रिपल आएगा, बाकी सब सिंगल आएगा। पहला रूल समझ में आ गया। सिंगल है तो सारे सिंगल, डबल है तो पहला डबल, बाकी सब सिंगल, ट्रिपल है तो पहला ट्रिपल, बाकी सब सिंगल। और कार्बन के चारों तरफ 4 बार डैश होना चाहिए। देखिए ध्यान से 4 डैश होंगे, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे 2 डैश है, यहाँ कितने डैश है 2, तो आपको कहीं भी 2 डैश लगाना, कहीं भी लगा सकते हो, 2 डैश होने चाहिए। यहाँ देखिए 3 डैश है, यहाँ कितने डैश है 3, तो आपको एक ही डैश लगाना है। यानी कार्बन के चारों तरफ केवल 4 ही डैश होने चाहिए। कार्बन के चारों तरफ केवल 4 ही डैश हो सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए संरचना कैसे बनाते हैं। 19वां टॉपिक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, इसकी वजह आप ये एग्जांपल नोट कर लेना। मेरे से पेपर में आया कि C4 और H10 का स्ट्रक्चर बनाओ, संरचना बनाओ। तो पहले मैं बॉन्ड पहचानूंगा। पहला काम है बॉन्ड पहचानना। 4 का डबल 8 और 2 ज्यादा है, यानी ये सिंगल बॉन्ड है, ये एकल आबंध है, ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो 4 बार कार्बन लिख दो, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख दो। और आपने बोला सिंगल बॉन्ड है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा रूल ये कहता है कि कार्बन के चारों तरफ 4 डैश होना चाहिए। कितने डैश 4, तो इसके पास 1 है 2 3 4, 1 2 2 तो पहले ही है, 1 2 2 तो पहले ही है, आगे पीछे 2 पहले ही है, 3 4, इसके पास 1 2 2 तो पहले ही है, 3 4, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो 2 3 4, देखिए अपने आप 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अपने आप आ गया। चलिए एक और एग्जांपल समझिए। मैं कहता हूं C5 है और H10 है, पहले बॉन्ड पहचानेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है डबल बॉन्ड है। आपको कैसे पता डबल बॉन्ड, क्योंकि 5 दूनी 10, याद कीजिए डबल हो रहा है, डबल हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड है। मैंने पिछले पेज पर भी आपको बताया था, तो डबल बॉन्ड है तो पहले 5 कार्बन लिख लीजिए, पहले 5 कार्बन। अब आप कह रहे हो डबल बॉन्ड है तो पहले में डबल, बाकी सब सिंगल। अगर सिंगल है तो सब में सिंगल, डबल है तो पहले में डबल, बाकी सब सिंगल, ट्रिपल है तो पहले में ट्रिपल, बाकी सब सिंगल। अब इसके बाद ध्यान से देखिए 2 डैश ऑलरेडी है, इसके बाद 2 डैश है तो 3 4, कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी लगा दो। इसके बाद 3 है, ध्यान से देखो, इसके बाद 3 डैश है, 2 पीछे है, 2 पहले है ना, 2 डैश पहले यहां पर और 1 डैश आगे है, तो 3 डैश तो पहले ही इसके पास, केवल 1 आएगा, कहीं भी 1 लगा दो। नीचे भी लगा सकते हो, जो नहीं तो ऊपर लगाना, नीचे कहीं भी लगा सकते हो, बस 4 डैश होना चाहिए। इसके पास 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद 1 है 2 3 4, देखो अपने आप 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया अपने आप। चलिए एक और पहचान लेते हैं। मान लो C4 है और S6 है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे हार्ड है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता लगा ट्रिपल बॉन्ड, अभी तो पीछे पेज पर समझाया था। ट्रिपल बॉन्ड की पहचान क्या है, 4 का डबल होता है 8 और 2 माइनस हो रहा है, तभी तो 6 आ रहा है। तो 4 का डबल 8 और 2 माइनस हो रहा है, तो जब डबल होके 2 माइनस होता है, जब अभी बताया था ना, देखिए ये पिछले वाला पेज का आ गया, ये भाई साहब ये वाला पेज था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड की पहचान की, पहले डबल होगा और 2 माइनस होगा। अगर डबल होके 2 माइनस हो रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल होके 2 माइनस हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें डबल होके 2 माइनस हो रहा है, 4 का डबल 8 और 2 माइनस हो रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, पहले 4 कार्बन लिख दो, लो जी 4 कार्बन लिख दिया। अब आप बोलो ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले में ट्रिपल, बाकी सब सिंगल, ठीक है। इसके पास 3 डैश है, ध्यान से देखो, इसके बाद 3 डैश है तो कहीं भी 1 डैश लगा दो, हो गया खत्म। इसके पास ऑलरेडी 4 डैश है, ध्यान से देखो, इसके बाद 4 डैश है, इस पर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो पहले ही आ रहा है, 1 2 3 पहले आ रहा है और 1 आगे भी है, तो 4 डैश तो हो गए ना कंप्लीट, ये कंप्लीट है अपने आप में, तो इस पर कुछ नहीं आएगा। इस पर 2 डैश है, 1 2 3 4, इस पर 1 है 2 3 4, देखो अपने आप 6 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, अपने आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कोई भी एग्जांपल लीजिए, मान ले मैं लेता हूं कि C4 है और H जो है वो 8 है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया आपको बनाने के लिए। अब आप एक बार लास्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन, आप खुद करके देखना। C4H8 है, अब C4H8 यानी डबल बॉन्ड, डबल हो रहा है, C4H8 डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है ना, पहले बॉन्ड पहचानिए, डबल बॉन्ड है तो पहले 4 कार्बन लिख दीजिए, डबल बॉन्ड है, पहले में डबल, बाकी सब सिंगल। इसके बाद 2 है, इसके पास कितने हैं 2, इसके पास कितने हैं 2, तो 3 4, इसके बाद देखो 3 है, 2 तो ये रहा, 3 हो गए तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक दीजिए, यही वीडियो को रोक दीजिए, अपनी कॉपी पे उठाइए और चेक कीजिए कि क्या आप ये 2 जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक ये वाला एग्जांपल और एक मैं आपको दे रहा हूं ये वाला एग्जांपल, जो मैं मानता हूं कि अगर आपने बना लिया तो आप समझो कि आपको आ गया। ये 2 एग्जांपल आप वीडियो को बंद करके चेक कीजिए कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, और फिर उसके बाद आप इसका कमेंट करके बताना कि अगर आप बना पाए तो यस, नहीं बना पाए तो नहीं। तो फिर वीडियो को दोबारा पीछे जाना, 15 मिनट 10 मिनट पहले चले जाना, फिर दोबारा सारे रूल समझना, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसको समझना है। अगर ये समझोगे नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा चीजें। तो अगर आप बना पा रहे हो तो आप आगे बढ़ते जाओ, नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को रोक दो, पीछे चले जाओ 10 मिनट और फिर दोबारा आओ सारे रूल समझकर, ठीक है। ये 2 एग्जांपल करके देखना, फिर कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलो आगे आते हैं, संरचना ये वाला टॉपिक हो गया। अब आता है एक संरचना और होती है, इसे बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस विधि, इसे बोलते हैं डैश मेथड, इसे बोलते हैं डैश मेथड, इसे बोलते हैं डैश मेथड, और इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस विधि। ये डॉट एंड क्रॉस विधि है, सेम ऐसी होगा, बिल्कुल इसी तरह बनता है, बट डॉट एंड क्रॉस थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको सिखाता हूं डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाते हैं। पेज ले लेता हूं मैं दूसरा। देखिए डॉट एंड क्रॉस, अगर पेपर बोलता है डॉट एंड क्रॉस बनाओ तो हम कैसे बनाएंगे। मैंने ले लिया C4 और H ले लिया 8, ठीक है। अब इसको डॉट एंड क्रॉस बनाना है। पहले देखिए डबल बॉन्ड है, 4 2 जाए, डबल बॉन्ड है ना, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब आप कह रहे हो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है यहां पे 2 पेयर ऐसे बनेंगे, पहले में डबल, पहले में डबल, पहले में डबल, यानी 2 बार जोड़े बनेंगे, पहले में डबल, बाकी सब तो सिंगल ही रहते हैं, बाकी सब सिंगल, पहले में डबल, बाकी सब सिंगल। इसके पास 2, इसके बाद 2 है ना, 2 पेयर है ना, 1 और 2, 2 पेयर है, ये 2 पेयर है, इसके पास 2 है तो 3 4 छोटे छोटे। इसके बाद 3 है, देखो 2 तो ये रहे, 2 तो पहले है और एक बाद में है, तो इसके बाद तो 3 है, तो 3 है तो कहीं भी एक लगा दो 4। इसके बाद 2 है, एक यहां पर एक यहां पर, 2 है तो 3 4। इसके पास 1 है, इसके बाद तो 1 ही है, इसके गोले में तो 1 ही है यहां पर, तो 2 3 4। अब आप गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अपने आप आ गया ना 8, कोई दिक्कत हुई। और इन सब में आता है डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन में आता है डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, सब में डॉट क्रॉस भर देते हैं, डॉट क्रॉस, इसलिए इसको डॉट क्रॉस मेथड। तरीका वही है, अगर आप देखो कोई फर्क नहीं है, बस इसमें थोड़े मेथड अलग है लिखने का। एक और समझ लो, 5 और 12, मुझे ये पूछना है आपसे, C5 और H12, तो 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5, कार्बन 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 कार्बन, 5 हो गए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए सिंगल बॉन्ड है, 5 का डबल होता है 10 और 2 ज्यादा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। इसके पास 1 है, इसके पास कितने, 1, इसके पास 1 ही है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आगे 12, आगे 12, और समय डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, समय डॉट क्रॉस भर दो, छोटे छोटे डॉट क्रॉस, समय डॉट क्रॉस लगा दो। ज़्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, बस बनाना आना चाहिए आपको, कोई भी क्वेश्चन हो बना दो। अब आप वीडियो को बंद करके बना के देखो, अगर आप ये बना पा रहे हो तो ठीक, आपको आ गया, जैसे C3 और S6 दे दिया, ठीक है। अब वीडियो को बंद करके ये बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बना पाओ तो 2 मिनट वीडियो को पीछे कर लो, दोबारा देखो मैंने कैसे बनाया, फिर समझ लेना, फिर बनाना, और अगर बना पा रहे हो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बना के देखना आप एक बार। चलिए, तो डॉट क्रॉस मेथड हो गया, 20वां टॉपिक हो गया। अब आते हैं 21वां टॉपिक, जो है
नाम पद्धति कि कार्बन के ना नाम कैसे रखे जाते हैं। आपने बुक में देखा होगा अलग अलग नाम होंगे, कभी लिखा होगा मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पता नहीं क्या क्या नाम है। ये नाम कैसा है, क्योंकि 10th में बड़ा कंफ्यूजन होता है नाम कैसे बने। तो नाम बनाने के 2 रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। नाम बनाने के लिए 2 रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। पहले आपको कार्बन देखने कि कितने कार्बन है। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। साइंस में चीजें ना मेथड से चलते हैं। अब हमारे घर में ऐसे नाम नहीं है कि किसी का नाम रंगा, बिल्ला, कबीला, कुछ भी नाम रख दिया जी, जो मन आए जी। हमारा नाम तो भाई रंगा है तो हम रंगा रख देंगे, बिल्ला है तो बिल्ला रख देंगे। ये रियल लाइफ में चलता है, बट साइंस में नहीं है। साइंस में सिस्टमैटिक चलता है। जो सिस्टम बना दिया गया है, IUPAC ने जो रूल बना दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये रूल ये कहता है अगर 1 कार्बन है तो मैथ लिखो, 2 कार्बन है तो एथ लिखो, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखो, 4 कार्बन है ब्यूट लिखो, 5 कार्बन है पेंट लिखो, 6 कार्बन है हेक्स लिखो, 7 कार्बन है हेप्ट लिखो, 8 कार्बन है ऑक्ट लिखो, 9 कार्बन है नॉन लिखो, 10 कार्बन है डेक लिखो। इसके बाद भी है, इसके बाद भी होता है, बट हमारे सिलेबस में केवल यहां तक है, पेंट तक। बट कोई बात नहीं, 10 तक तो पता ही होना चाहिए ना, इसलिए मैंने 10 तक लिख दिया। फिर बॉन्ड पहचानो। पहले कार्बन देख लिया, पहले कार्बन देखो। पहले कार्बन फिर बॉन्ड, पहले कार्बन फिर बॉन्ड, पहले कार्बन फिर बॉन्ड। पहले देखना है कार्बन, फिर देखना है बॉन्ड। अगर वो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड तो आपको पहचानना ही आता है, तो ANE नाम में क्या ऐड होगा, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है YNE, सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। तो पहले कार्बन देखना है, फिर बॉन्ड देखना है, पहले कार्बन फिर बॉन्ड। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं, फिर बिना एग्जांपल के पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2। तो एथ, 2 कार्बन के देखो एथ है ना, 2 कार्बन का एथ, 2 कार्बन का एथ। चलो मैं इसको छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। देखो C2H6 अभी सिखाता हूं, 1 मिनट लगेगा, एक एग्जांपल से कर लोगे। पहले कार्बन देखो, कार्बन कितने, 2। 2 के लिए आता है एथ, देख सकते हो ना, कार्बन 2 के लिए एथ आ रहा है, तो 2 के लिए एथ। और बॉन्ड है सिंगल, 2 का डबल 4 और 2 ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ANE। तो नाम आ गया एथेन, कंप्लीट हो गया भाई साहब। C4H8 मान लो इसका नाम रखना है मुझे, C4H8, C4 जाओ, C4 क्या है, C4 है ब्यूट, C4 क्या है, ब्यूट, बट नहीं बोलते ब्यूट, बोलते ब्यूट, C4 ब्यूट, C4 हो गया ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड है क्योंकि डबल हो रहा है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या आता है, तो ENE, तो ब्यूटीन, खत्म हो गया। चलो और एग्जांपल देता हूं, C5H12 इसका नाम रखना है, C5। अब C5 के लिए जाके देखो, C5 के लिए क्या है, पेंट, C5 के लिए पेंट, तो C5 के लिए आएगा पेंट। और बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल, देखो सिंगल बॉन्ड है, 5 का डबल 10 और 2 ज्यादा है, जब डबल से 2 ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो नाम पड़ गया पेंटेन। चलो और एग्जांपल हो, C3 और H4 ये ले लिया, C3H4 इसका नाम रखना है। C3 क्या है, प्रॉप, C3 है प्रॉप, तो C3 क्या आएगा, प्रॉप। अब बॉन्ड कौन सा है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, 3 का डबल 6, 6 से 2 कम है, तो जब डबल से 2 कम होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, तो YNE, तो YNE, प्रोपाइन, नाम पड़ गया प्रोपाइन, खत्म हो गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप करके देखना। एक तो दे रहा हूं C3H6, C4 और H10, और एक आपको दे रहा हूं C5 और H ये दे दिया 8। आप करके देखना, आप इन तीनों को करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो इनके नाम। पहले कार्बन देखना, फिर बॉन्ड देखना, ठीक है। और इन कमेंट करके बताना यस और नो, बना पाए नहीं बना पाए। और अगर जो तीनों के आंसर बता दा, तीनों के जो आंसर हो वही कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। कमेंट करके मुझे बता देना इसका नाम और इसका नाम, ठीक है। चलिए अगला आता है कि नाम संरचना सूत्र। अब आप पेपर में क्या करते हैं, कोई भी नाम दे देगा, कोई भी फॉर्मूला दे देगा, कोई भी सूत्र दे देगा, उसका नाम बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, कुछ भी दे देगा, नाम दे देगा, कभी संरचना दे देगा, कभी सूत्र दे देगा। तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम एक स्टेज पे आ चुके हैं जब हमें नाम भी पता होना चाहिए, संरचना भी पता होना चाहिए और सूत्र भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया था 2015 में, 2015 का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला दिया था, इसका नाम और स्ट्रक्चर बनाना था, इसका नाम और स्ट्रक्चर बनाना था। तो मैं आपको ये नहीं अलग से समझा देता हूं, ठीक है। पेपर में आया कि भाई C4H8 का नाम बताओ और स्ट्रक्चर बताओ, तो मैं नाम स्ट्रक्चर सब आपको सिखाता हूं। C4
C4 है, तो C4 के लिए देखिए क्या रूल था, C4 के लिए ब्यूट है, तो C4 के लिए ब्यूट आ गया। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, 4 दुनिया डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए आता है ENE, ये रहा डबल बॉन्ड के लिए, देखिए ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE आता है, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE नाम हो गया, नाम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो पहले में डबल बाकी सब सिंगल, याद होगा आपको। इसके पास 2 है, इसके बाद 2 है, 3 4, इसके पास 3 है 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन भर दो। तो इस तरीके से पेपर में आता है, कभी नाम आता है, कभी संरचना आ जाती है, कभी फॉर्मूला देते हैं, कुछ भी कर सकता है पेपर में। ये 2015 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था। अभी और दिखा देता हूं मैं, मेरे पे और भी एग्जाम्पल है। देखिए ये 2015 में दूसरे सेट में आया था, 2015 में ही ये दूसरे सेट में आया था, उसमें नाम दे रखा था, उसमें नाम दे दिया पेंटेन, उसमें तो फॉर्मूला दिया था, अब इसमें नाम दिया हुआ है पेंटेन। अब मैं यहां नहीं, यहां देखो नाम आ गया पेंटेन, नाम दे दिया। अब पूछ रहा है इसका फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ भी दे सकता है, कभी फॉर्मूला दे देगा, नाम और स्ट्रक्चर पूछ लेगा, कभी नाम दे देंगे फॉर्मूला स्ट्रक्चर पूछ लेगा, कभी स्ट्रक्चर दे देगा फॉर्मूला और नाम, कुछ भी कर सकते हैं जी। तो आपको हर चीज आना चाहिए। जैसा पेंटेन है, पेंट यानी C5, ANE सिंगल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, इसका डबल और 2 ज्यादा, तो 5 का डबल करोगे 10 और 2 जोड़ दोगे तो 12, पेंटेन का फॉर्मूला बन गया। अब देखो स्ट्रक्चर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल डाल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन लिख दो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2017 का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, प्रोपाइन, प्रोपाइन आया, प्रोपाइन, प्रोपाइन ये आया पेपर में, प्रोपाइन आया 2017 में, ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में आप उठा के देखना। प्रोपाइन आया कि भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, यूट्यूब वगैरह में भी आते हैं ये बहुत ज़्यादा। प्रॉप, प्रॉप कब आता है, जाके रूल में देखिए, प्रॉप देखिए जब कार्बन 3 होते हैं, देखिए अभी दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए जब कार्बन 3 होते हैं तो उसको प्रॉप कहते हैं, कार्बन 3 होते हैं तो प्रॉप आता है। तो प्रॉप का मतलब क्या है, 3 कार्बन, और YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या करते हैं, पहले इसका डबल करते हैं 6 और 2 कम कर दो 4। अब आपने फॉर्मूला बना लिया, अब स्ट्रक्चर बनाओ, तो 3 कार्बन बना लो। अब आप कह रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले में ट्रिपल आएगा, बाकी सब में तो सिंगल आएगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, पहले में ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल होता है। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है तो 4 कहीं भी लगा दो। इसके पास ऑलरेडी 4 है, देखो 3 ये रहा, 1 ये रहा, ऑलरेडी 4 है, कुछ नहीं होगा। इसके पास 1 है, 2 3 4 भर दो, 1 2 3 4। तो ऐसा करके आप आराम से बना सकते हो। तो कभी नाम आएगा, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पूछेगा, कभी स्ट्रक्चर देके कुछ भी कर सकता है आगे पीछे, ठीक है। तो ये इसलिए टॉपिक था। अगला टॉपिक भी यही है, देखिए ये पेपर में आया हुआ, ये 2020 या 19 के पेपर में आया था, कंपार्टमेंट के पेपर में। मेरे पे सबके पेपर पड़े हुए, पिछले 15-20 साल का क्वेश्चन पेपर लेके चलते हैं हम सब, ताकि आपको समझा सके। जैसे ये आया था ब्यूटेन, अब आपको ब्यूटेन समझना, मत समझो यहाँ समझ लो। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या पूछ रहा है, इसकी संरचना बनाइए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ब्यूट, ब्यूट होता है जब 4 कार्बन हो, ब्यूट कब होता है, जब 4 कार्बन हो। और ANE होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या करता है, पहले इसका डबल करता है और 2 ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो डबल करो 8 और 2 ज़्यादा बढ़ा तो 10। अभी सिंगल बॉन्ड है तो देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब में सिंगल। इसके पास 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H लिख दो, हो गया कमाल। ऐसी पेंटीन का आया था, पेंटीन आया था, पेंटीन का बनाओ। तो पेंटीन का देखो कैसे बनाएंगे, पेंटीन का कैसे बनाएंगे, पेंटीन, पेंट यानी C5, ENE डबल बॉन्ड यानी H10। अभी डबल बॉन्ड है तो पहले में डबल होगा, बाकी सब सिंगल होंगे, पहले में डबल बाकी सब सिंगल। इसके पास 2 है, 3 4, इसमें 3 है तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब मैच लिख दो। समझ आ गया। ऐसे देखिए और दिखाता हूं मैं आपको, ये सब प्रीवियस ईयर से लिया मैंने, सब कुछ प्रीवियस ईयर से लिया आपके लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे ये देखो, ये आया था पेपर में, अब इसका नाम पूछ लेगा या कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे ये फॉर्मूला आया हुआ है तो कंफ्यूज करिए बच्चों को, कैसे होगा, तो इसमें कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 3 10। ये बन गया फॉर्मूला। अब इसका नाम भी लग सकते हो, C4, C4 क्या होता है, ब्यूट, C4 क्या होता है, ब्यूट। और H10 यानी सिंगल बॉन्ड, 4 का डबल 8 और 8 में 2 ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड में ANE, तो ब्यूटेन। तो हम मुझे सिर्फ ये दिया था एग्जाम में आपको बस ये दिया था, तो मैंने इससे फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूले से नाम बना लिया, नाम से स्ट्रक्चर बना लूंगा, कमाल हो गया।
ठीक है। नाउ अगला टॉपिक आता है कि विषम परमाणु क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रो एटम। ये विषम परमाणु क्या होता है? देखो अब तक हम पढ़ते आए कि कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बट जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे क्या कहा था, हाइड्रोजन वो कार्बन जो होता है बड़ा यूनिक होता है, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति होती है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। तो कार्बन जब किसी और के साथ बॉन्ड करता है ना, कार्बन जब किसी और के साथ बॉन्ड करता है तो पहले उसे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। कार्बन जब किसी और के साथ बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तब वो किसी और के साथ बॉन्ड कर सकता है। मान लो कार्बन बॉन्ड बनाना चाहता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ बॉन्ड करना चाहता है, कार्बन बॉन्ड बनाना चाहता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन होता है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब है पहले उसे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। मान लो कार्बन बॉन्ड बनाना चाहता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, तब क्या करेगा, दो हाइड्रोजन हटाएगा और फिर वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। कार्बन मान लो बॉन्ड बनाना चाहता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन होता है सर जी ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या करेगा, अब ये तीन हाइड्रोजन को कॉम्प्रोमाइज करेगा, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह कहीं भी लिख सकते हो आप नाइट्रोजन, हो गया कमाल। तो अगर कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा बॉन्ड है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, अगर वो डबल बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन को हटाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो कार्बन जब किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो उसके बॉन्ड के हिसाब से हमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन को हटाकर कोई नया एटम आ जाता है, जब हाइड्रोजन को हटाकर कोई नया परमाणु आ जाता है तो उसको विषम परमाणु कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, पूरा सेम वही ऊपर का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है। तो ये जो नया एटम आ गया ना, जो नया परमाणु आ गया, जो हाइड्रोजन को हटा देता है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन से तलाक ले लेता है, कार्बन ने हाइड्रोजन को हटा दिया और जो नया एटम आया, जो नया परमाणु आया, हाइड्रोजन की जो नया परमाणु आता है उसको विषम परमाणु के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं, यानी हाइड्रोजन को इस प्रकार से हटाते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। कार्बन की बैलेंसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कार्बन की बैलेंसी, कार्बन इज अ राजा किंग, वो कईयों से शादी कर सकता है और अगर उसे तलाक देना पड़े तो तलाक भी दे देता है, नई वाली चाहिए उसे, बस समझ रहे हो मेरी बात को, वो कुछ भी कर सकता है। कार्बन राजा है, यूनिक नेचर है उसका, सर्वोत्तमुखी प्रकृति है उसकी। तो कार्बन जब किसी और को लाएगा तो उसके लिए हाइड्रोजन को पहले हटाना पड़ेगा, और जितनी बॉन्ड के लाएगा उतना ही हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोकार्बन को इस प्रकार से हटाते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो बैलेंस ही उसकी सेम है। ऐसे तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। ये जो नया चीज आ गया, जो नया परमाणु आया, इसको बोलते हैं विषम परमाणु। और ये जो विषम परमाणु आता है ना, ये पूरे के नेचर को बदल देता है, ये कार्बन के पूरे नेचर को बदल देता है। इसी को बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। इससे बनता है प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। वह विषम परमाणु, ये वाला विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह, जो ये वाला विषम परमाणु जो आता है ना, जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ये जो विषम परमाणु है ना, कार्बन को नया गुण देता है। ये जो विषम परमाणु है, ये कार्बन को नई प्रॉपर्टी देता है, जिसकी प्रॉपर्टी पहले से बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए इसको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी कार्बन अब प्रक्रिया करने लगता है, फंक्शन करने लगता है, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है, नए वाले के अकॉर्डिंग। कार्बन इसकी बात मानेगा, इन सब की बात नहीं मानेगा। तो कार्बन की प्रॉपर्टी अब बिल्कुल बदल जाएगी इसकी वजह से। तो अब इसको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। वह विषम परमाणु यानी ये वाला, या विभिन्न परमाणु का समूह, यानी और भी हो सकता है, जो नहीं एक हो और भी एटम हो सकता है जो हाइड्रोजन को हटाता है। वह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करता है। ये कार्बन को विशिष्ट गुण प्रदान करता है और इसलिए प्रक्रियात्मक समूह बनता है। और प्रक्रियात्मक समूह के 5 प्रकार होते हैं। प्रक्रियात्मक समूह के वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 5 दिए हुए हैं। प्रक्रियात्मक समूह के 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। अगर एक हाइड्रोजन को हट के क्लोरीन आ जाए, या एक हाइड्रोजन को हट के ब्रोमीन आ जाए, या एक हाइड्रोजन को हट के आयोडीन आ जाए, या एक हाइड्रोजन को हट के फ्लोरीन आ जाए, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अगर इनमें से कुछ आता है तो उसको बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए,
देखो आप ये तो समझ में आ गया ना कि हाइड्रोजन को हटाएंगे, जब तक हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं ये आएगा नहीं विषम परमाणु। तो अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए और एक हाइड्रोजन बच रहा हो तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए और एक हाइड्रोजन अभी भी बच रहा हो तो एल्डिहाइड। ऐसे अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए, दो हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए और हाइड्रोजन अब बचे ना इसके आसपास तो उससे बोलते हैं कीटोन। अभी एग्जांपल दूंगा, आप टेंशन मत लो, इन सबके एग्जांपल दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। बस अभी रूल याद कर लो। अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आ जाए और एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये केस था पहले, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये वाला केस था, ठीक है, हर जगह हाइड्रोजन है, हर जगह हाइड्रोजन है। यहाँ भर देता हूँ मैं, बाकी आप समझ लो हर जगह हाइड्रोजन है। चलो भर दे, एक के लिए भर देता हूँ, बाकी ध्यान रखना हर जगह हाइड्रोजन है। अब नया फॉर्मूला आपको ये ना देकर ये दे देता हूँ मैं, नया फॉर्मूला मैं आपको ये दे देता हूँ। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ लिख दिया OH। अब आपको पहचाना है ये कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। पहचान पाओगे? क्या करा क्या मैंने ये बताओ। मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर OH कर दिया। तो जब एक हाइड्रोजन को हटाकर OH करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। देखिए लिखा हुआ ना अल्कोहल। अब आपको कहोगे सर जी OH तो यहां भी था, तो भाई OH के साथ O भी तो था ना, OH के साथ डबल बॉन्ड O भी तो है। यहां कहां है? केवल एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आया है तो इसको बोलते हैं अल्कोहल, क्योंकि बाकी सारे हाइड्रोजन वैसे ही है, केवल एक हाइड्रोजन की जगह OH आया है तो ये अल्कोहल कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, आप अपने भाइयों कोई दिक्कत नहीं, एक और समझा देता हूं, एक और समझा देता हूं। सर जी एक और चीज समझा दो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, आ जाओ एक और समझ लो। लो ये केस ये होना चाहिए ना नॉर्मल, ये वाला केस होना चाहिए, नॉर्मल ये केस होना चाहिए। अब नॉर्मल हर जगह हाइड्रोजन होता है, लेकिन H H H दे दिया आपको, H दे दिया, H दे दिया, ये वाला हटा दिया जी, और ये वाला हटाकर ये वाला हटाकर यहाँ पे O दे दिया और यहाँ दे दिया आपको H। लो जी ये दे दिया। अब मैचिंग करो। जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एक हाइड्रोजन भी हो, डबल, इन सब ये सब तो सेम ही है, इसको क्या देखना, ये तो ऑलरेडी सेम है, जैसे थे वैसे ही है। यहाँ दो हाइड्रोजन की जगह O आ गया और एक H है, तो देखिए दो हाइड्रोजन को हटाकर O और एक H, यार एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की पहचान है, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा, ये एल्डिहाइड है। समझ पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन बताओ। हर जगह H होता है ना, हर जगह H होता है नॉर्मल सिचुएशन में, कि हर जगह H है। लो जी हर जगह H है। अब उन्होंने क्या करा, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसकी जगह दे दिया O, बाकी जगह H भर दिया, बाकी जगह H भर दिया। यानी अब देखो पहला वाला बिल्कुल जैसा था वैसी है, लास्ट वाला जैसा था वैसी है, केवल बीच वाले को चेंज करा। क्या करा कि इसके दो हाइड्रोजन को हटा दिया और वहां जगह O डाल दिया। अब ना तो इसके पहले H है, ना इसके बाद में H है, ना ऊपर H है, ना नीचे H है, कहीं भी H नहीं है, बस डबल बॉन्ड O है। देखिए ये रहा डबल बॉन्ड O है ना, ना पहले H है, ना बाद में H है, ना ऊपर H है, ना नीचे H है, ना पहले H है, ना बाद में H है, ना ऊपर H है, ना नीचे H है, केवल डबल बॉन्ड O है, तो इसे कीटोन बोलेंगे। आप समझ में आया? ये कहना चाह रहा था मैं, तो इनको याद करना पड़ता है। एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर Br आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर I आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर F आ जाए तो हेलोजन, एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए तो एल्कोहल, दो हाइड्रोजन को हटाकर O आ जाए और एक हाइड्रोजन अभी भी बच रहा हो तो एल्डिहाइड, अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर O आ जाए और आगे पीछे H ना हो तो कीटोन, अगर दो हाइड्रोजन को हटाकर O आ जाए और एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं प्रक्रियात्मक समूह को। ठीक है ना, अगला पेज आता है, आपको ना प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। ये पेपर में आ चुका है, लीजिए 2018 के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें देखिए क्वेश्चन पेपर, प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। पहचान करिए जल्दी से, मैं आपको ला देता हूं, ये सामने रख देता हूं, लीजिए मैच कीजिए, जल्दी से मैच कीजिए, फटाफट मैच कीजिए। देखिए किससे, इन सबसे तो मैच नहीं कर रहा, OH तो है ही नहीं यहाँ पर, इससे भी मैच नहीं कर रहा, इससे भी मैच नहीं कर रहा। हाँ ये देखिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेम मैच कर रहा है, सेम डिट्टो। ये देखिए और ये देखिए मैच कर रहा है एज इट इज, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड, ये ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब चलिए इसमें पहचान कीजिए, ये भी 2018 के दूसरे क्वेश्चन पेपर सेट आते हैं ना ABCD, तो दूसरे सेट में ये पहचान कीजिए। अब
जल्दी पहचान कीजिए इसकी। डबल बॉन्ड ओ है और सिंगल बॉन्ड ओ एच है। डबल बॉन्ड ओ ये कहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा नीचे ही होगा कि भैया आपने तो कहा था नीचे होगा। नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। जरूरी नीचे ही ऊपर कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है सर। तो डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, देखिए डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसी में तो है और किसी में है? डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच। डबल बॉन्ड ओ है लेकिन ओ एच नहीं है, डबल बॉन्ड ओ है लेकिन ओ एच नहीं है, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, एक में ही तो है। और वो कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पे टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। नाउ अगला आता है समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है? देखिए समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जब सारे प्रक्रियात्मक समूह समान एक जैसे हो। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। क्या मतलब है? मतलब ये एग्जांपल समझो, लास्ट में देखो सबके OH आ रहा है ना, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? OH, सबके लास्ट में OH आ रहा है, यानी सब एक जैसा ही है, ये सब अल्कोहल है क्योंकि सबके लास्ट में OH आ रहा है। तो जब एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है ना तो उनको समजातीय श्रेणी कहते हैं। यौगिकों की वह श्रृंखला, ये श्रृंखला बन गई, वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो जब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह को लाइन से लगा दिया जाता है तो उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। और समजातीय श्रेणी के ना 4 गुणधर्म रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी के 4 गुणधर्म, पहला समान प्रक्रियात्मक समूह होता है, इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 यानी सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्मूला होता है इसका। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। क्या मतलब है? एक कार्बन बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, एक कार्बन बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा। चलिए एग्जांपल दिखाता हूं मैं। एग्जांपल देखिए यहां पे मैं यहां पे इसको छोड़ के यहां लिख देता हूं C2H5OH C3H5OH। एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाओ और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो। यहां C कितने हैं? 4, तो 1 बढ़ा दो 5। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 7, तो 2 बढ़ा दो। तो यानी हर बार क्या होता है? एक कार्बन बढ़ता है, एक कार्बन बढ़ेगा लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ेंगे। 5 से 7 हो जाएगा, 7 से 9 हो जाएगा, 9 से 11 हो जाएगा। तो जब एक कार्बन बढ़े लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ जाए, एक कार्बन बढ़ेगा 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, यह प्रक्रियात्मक समूह की पहचान होती है। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, यानी एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। और 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है, यानी अगर मान लीजिए ये 100 ग्राम का है ना तो ये 114 ग्राम का होगा, ये 128 ग्राम का होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस। हर बार 14 ग्राम बढ़ता जाएगा, यानी हर बार 14 यूनिट मास में फर्क आएगा, हर बार 14 यूनिट मास बढ़ता चला जाएगा। CH2 द्रव्यमान का अंतर आता है। तो जितने भी समजातीय श्रेणी होते हैं बच्चों, उनके 4 गुणधर्म होते हैं। इनका समान प्रक्रियात्मक समूह होता है, समान सूत्र होता है, CH2 का अंतर होता है और 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। इस पेज पर हमने जाना, एक तो प्रक्रियात्मक समूह की पहचान मैंने आपको बताई कि कैसे पहचानते हैं, फिर मैंने आपको बताया समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे ये सब OH है तो ये सब अल्कोहल है। और समजातीय श्रेणी के ना 4 गुणधर्म होते हैं। सेम प्रक्रियात्मक समूह होता है, CnH2n+2 या सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है, CH2 का गैप होता है और हर एक फॉर्मूले के बीच में 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर होता है। ठीक है, ये समजातीय श्रेणी के गुणधर्म आते हैं। नाउ अगला टॉपिक हमारा आता है टॉपिक नंबर 29। और 29 टॉपिक फिर से आता है नाम पद्धति, लेकिन ये पार्ट 2 है। अब आप कहोगे सर नाम पद्धति तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी दोबारा क्यों आ गया? देखिए जब आपने नाम पद्धति पहले पढ़ा था ना तो वहाँ पे रूल 1 और रूल 2 हुआ करता था, यानी केवल कार्बन हुआ करता था और बॉन्ड हुआ करता था। बट अभी अभी आपने एक नई चीज़ पढ़ी है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह, समजातीय श्रेणी। तो अब नाम पद्धति पार्ट 2 में 3 चीज़ें आ जाएंगी, कार्बन भी आएगा, बॉन्ड भी आएगा और प्रक्रियात्मक समूह भी आएगा। और अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखोगे तो अब जो पेपर में नाम आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, जिसमें हमें कार्बन को भी देखना होता है, उसके आबंध को भी देखना होता है और उसके प्रक्रियात्मक समूह को भी देखना होता है। तो 3 रूल है यहां पर, जिसमें पहला रूल तो वही है, 1 कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक। तो पहला रूल तो वही है, कॉमन रूल है। सेकेंड रूल भी वही है कि सिंगल बॉन्ड हो तो ANE लगाना, डबल बॉन्ड हो तो ENE लगाना, ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE लगाना। लेकिन बच्चों
अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। अगर प्रक्रियात्मक समूह भी आ जाए, जैसे क्लोरीन आ जाए, तो नाम में आपको लगाना पड़ेगा क्लोरो। अगर Br आ जाए तो नाम में लगाना पड़ेगा ब्रोमो। अगर I आ जाए तो नाम में लगाना पड़ेगा आयोडो। अगर F आ जाए तो नाम में लगाना पड़ेगा आपको फ्लोरो। और ये नाम के शुरू में ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे ये मैं आपको अभी अभी, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि नाम में कैसे ऐड होते हैं। अगर वो अल्कोहल है तो नाम में आएगा OL। अगर वो एल्डिहाइड है, याद है ना एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की पहचान है। अगर वो एल्डिहाइड है तो नाम में आएगा AL। अगर वो कीटोन है, याद कीजिए कीटोन की पहचान है, अगर वो कीटोन है तो नाम में आएगा ONE। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम में आएगा ओइक एसिड। बात को समझिए। अब हम 3 रूल को फॉलो करेंगे। हम कार्बन भी देखेंगे, हम उसका बॉन्ड भी देखेंगे, हम उसका प्रक्रियात्मक समूह भी देखेंगे। इनके हिसाब से 3 रूल के हिसाब से अब नाम बनेंगे। अब देखिए प्रीवियस ईयर में कैसा आया हुआ है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखो, 2022 और 23 का पेपर उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि प्रोपेनल की संरचना बनाइए। अब प्रोपेनल देखिए नाम में ही है प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब यहां पे 3 चीज हैं। कैसे देखिए, पहला है प्रोप। प्रोप का मतलब क्या है? 3 कार्बन। याद कीजिए, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। एन आता है जब हम होता है ANE, तो ई नहीं लिखते क्योंकि 2 वॉवल का केस होता है, तो ई नहीं आएगा। तो एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एन मत देखो ना, एन सिंगल बॉन्ड में आता है, EN डबल बॉन्ड में आता है, YN ट्रिपल बॉन्ड में आता है। तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल 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 सिंगल, हर जगह सिंगल, ये था ना। लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है? AL, लास्ट में आ रहा है AL। और AL कब आता है? AL आता है जब ये वाला केस हो, ये वाला केस, तब AL आता है। इस वाले केस में आपको AL लगाना पड़ेगा। तो प्रोपेनल के लिए आपको ये वाला केस फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा O के साथ, ये O है सिर्फ, डबल बॉन्ड O के साथ और सिंगल बॉन्ड H के साथ। तो यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह डबल बॉन्ड O लगाएंगे और सिंगल बॉन्ड H लगाएंगे और बाकी जगह तो आपको पता है हाइड्रोजन ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें तीनों रूल को फॉलो करना पड़ता है। हमें कार्बन भी देखना होता है, हमें उसका बॉन्ड भी देखना होता है और हमें उसका प्रक्रियात्मक समूह भी देखना होता है। तो हमें इस प्रकार से आंसर को निकालना है ताकि हम तीनों को देख सकें। हम कार्बन को देख सकें, हम बॉन्ड को देख सकें, हम उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, प्रक्रियात्मक समूह है, उसको भी देख सके। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब आया ब्यूटेनोइक एसिड। क्या आया? ब्यूटेन। मैं यहां लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं यहां पर ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया। ब्यूट क्या है? ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। लो जी 4 कार्बन लगा दो। AN क्या होता है? AN होता है सिंगल बॉन्ड। AN क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल, हर जगह सिंगल। 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ओइक एसिड। ओइक एसिड याद है क्या होता है? ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा दो, 2 हाइड्रोजन को हटा दो, 2 हाइड्रोजन को हटाकर यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और लास्ट में सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर OH। क्लियर हो गया? और बाकी तो आपको पता ही है, बाकी थोड़ी कोई चेंज होता है, बाकी तो जैसा वैसे रहेगा हाइड्रोजन। केवल हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। हमें ध्यान देना है कि पहले कार्बन कितने हैं, फिर हमें ध्यान देना है कि बॉन्ड कौन सा है और फिर हमें ध्यान देना है कि कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो हम कार्बन को भी देख रहे हैं, हम उसके बॉन्ड को भी देख रहे हैं, हम कार्बन को भी देख रहे हैं, हम उसके बॉन्ड को भी देख रहे हैं, हम उसके प्रक्रियात्मक समूह को देख रहे हैं। तो तीनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करके एक फॉर्मूला तैयार होता है। इसी को हम नाम पद्धति पार्ट 2 का नाम देते हैं, जिसमें हम तीनों चीज का ध्यान देते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लीजिए पेपर में आपके आ गया ब्यूटेनॉन। ये मैं पिछले साल का एग्जांपल से ले लेता हूं, ब्यूटेनॉन। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। AN मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। AN मतलब सिंगल बॉन्ड। तो लो जी सिंगल बॉन्ड, आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनाना। अब लास्ट में आ रहा है ONE।
ONE क्या होता है? ONE इसमें आता है जब वो कीटोन होता है, कीटोन में आता है ONE, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन आएगा, यानी 2 हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन ये हटा दो, एक हाइड्रोजन ये हटा दो, और यहां पर डबल बॉन्ड लगाकर O लगा दो, और बाकी कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी हर जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आ गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉन आ गया, ये ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो हमने पहले कार्बन देखा, फिर हमने बॉन्ड देखा, और फिर हमने उसका प्रक्रियात्मक समूह देखा, तो तीनों को मिलाकर तैयार होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, आप आराम से कर सकते हो। पहले कार्बन देखना, फिर बॉन्ड देखना, फिर उसका प्रक्रियात्मक समूह देखना। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आपको याद करके जाना है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि पानी का H2O का आता है स्ट्रक्चर, तो पानी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, देख लीजिए पानी का स्ट्रक्चर ऐसे या फिर ऐसे बनता है, ये पानी का स्ट्रक्चर है, ये आपको बिल्कुल याद करके जाना है, पानी का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर या तो ऐसे बनाना या फिर ऐसे बनाना, जैसे मैंने बनाया, या ऐसे बनाना। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ऐसे आता है सल्फर का स्ट्रक्चर, S8, सल्फर में 8 एटम होते हैं, तो सल्फर का स्ट्रक्चर आता है, तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर, या तो आप इस प्रकार से बनाओगे सल्फर का स्ट्रक्चर, या फिर आप ऐसे बनाओगे सल्फर का स्ट्रक्चर। हर किसी पे 2 डॉट ऐसे लगा सकते हो आप, नहीं भी लगाओगे तो कोई नंबर नहीं करते इन चीजों के, इन चीजों के कोई नंबर नहीं करते, आप इन चीजों की टेंशन मत लो। तो इस तरह से गोल बनाना है, 8 एटम बनाने एक दूसरे से जुड़े हुए, और हर किसी में सिंगल बॉन्ड 2-2 डॉट आएंगे, तो सल्फर का स्ट्रक्चर ये बनेगा और ये बनेगा। ऐसे ही होता है बेंजीन, आप 2023 का उठा के देखो पेपर, 2023 में यही वाला स्ट्रक्चर मेरा आया था बेंजीन का। मैं हर बार कहता हूं जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, बेंजीन स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, तो इसमें 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार से बनते हैं, और हर एक पे एक एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो मैंने बगल में बना भी रखा, आप देख सकते हो, ये बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला। ये 3-4 स्ट्रक्चर ना आपके ऊपर अलग से दिया हुआ है, जैसे पानी का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, सल्फर का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये थोड़े अलग से दिए हुए हैं। तो वो कहना है कि आप ये भी करके जाओ, इनके स्ट्रक्चर भी करके जाओ। तो कुछ महत्वपूर्ण समझना है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और बेंजीन, इनके स्ट्रक्चर भी आप अलग से याद कर लेना। नाउ अगला टॉपिक आता है कि समावयव क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समावयव क्या होता है, आइसोमर क्या होता है। देखिए आइसोमर का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिनके स्ट्रक्चर, तो देखिए स्ट्रक्चर अलग अलग है। आइसोमर, पेंटीन, ये पेंटीन है, ये पेंटेन है, ये आएगा यहां पर, ठीक कर लेना, पेंटेन, ये पेंटेन है। अब इस पेंटेन को ध्यान से देखो, इस पेंटेन का ये भी स्ट्रक्चर है, इस पेंटेन का ये भी स्ट्रक्चर है, इस पेंटेन का ये भी स्ट्रक्चर है। पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बन गए, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर। तो जब फॉर्मूला तो एक ही हो, फॉर्मूला एक ही हो, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जब फॉर्मूला तो एक ही हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग, जब फॉर्मूला एक हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, तो उसको साइंस में समावयव कहते हैं। क्या होता है समावयव? जब एक ही सूत्र के अलग अलग संरचना हो, जब एक ही सूत्र के अलग अलग संरचना होती है तो उसको समावयव कहते हैं। जैसे देखिए C5H12, C5H12 ऐसा भी बना सकते हो, C5H12 में 4 सीधा बना दो और एक पे कार्बन नीचे कर दो, तो ये भी बना सकते हो। आप C5H12 ऐसे बना सकते हो, 3 कार्बन लाइन से चलो, ऊपर नीचे 2 कार्बन, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल आ जाएगा। एक तरीका ये है, पेंटेन का एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा 1 2 3 4 ऐसे ले चलो, एक नीचे ला दो, इसे ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके पास क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके पास कितना, 1 है, इसके पास 1 है, तो 2 3 4, आप गिन के देखो, यहां पे हाइड्रोजन 12 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ऐसे एक और बन सकता है, 1 2 3, ये 4 और ये 5 कार्बन हो गए। अब देखो इसके पास 1 है, 2 3 4, इसके बाद ऑलरेडी 4 है, इसके पास देख 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 है, कुछ नहीं आएगा। इसके पास 1 है, 2 3 4, इसके पास 1 है, 2 3 4, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है सिर्फ नीचे वाला, तो 2 3 4, अब हाइड्रोजन रख के देखो 12 ही आएगा। तो
फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। जब फॉर्मूला एक हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं समावयव। जब एक ही फॉर्मूले के अलग अलग संरचना होती है तो उसको समावयव कहते हैं। जैसे पेंटेन के मैंने 3 संरचना बनाई है, बुक में भी आपका यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। उपरोक्त 3 उदाहरणों में आणविक सूत्र समान है, सूत्र समान है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिकों की संरचना को समावयव कहते हैं। तो आणविक सूत्र समान होगा, फॉर्मूला समान होगा, लेकिन उसकी संरचना जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो जब फॉर्मूला समान हो लेकिन संरचना भिन्न भिन्न हो तो उसको समावयव कहते हैं। क्लियर हो गया? जब फॉर्मूला एक हो, सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो तो उसको समावयव कहते हैं ना। अगला टॉपिक आता है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप का मतलब है कार्बन का प्योर फॉर्म, यानी ऐसे चीजें जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और ना पाई जाती हो। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिनिस्टर फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक बार इसको पहले कवर कर लूं, कंफ्यूज ना हुआ। हाँ चलिए जी, अब देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अपर रूप मतलब प्योर फॉर्म, ऐसी चीज जिसमें कार्बन के अलावा कुछ ना हो। तो कार्बन के बच्चों 3 अपर रूप होते हैं। हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिनिस्टर फुलरिन होता है, C60 होता है। अब एक एक पॉइंट इनके बारे में पढ़ लेना। जैसे हीरा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। यानी हीरे के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। यानी हीरे के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होता है। बस इतनी बातें याद करके जाना है। ऐसे ही ग्रेफाइट के बारे में कम से कम एक बातें पढ़ लो, कम से कम एक पॉइंट हल्का सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। डायमंड में क्या बताया था, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये आपने चैप्टर 3 में ही पढ़ा था कि ग्रेफाइट अकेला ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जो विद्युत का सुचालक होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि दुनिया का अकेला ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का हमें 2 इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। एक तो ये मिला कि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ आपस में जुड़ा होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे बकमिनिस्टर फुलरिन जिसको C60 कहते हैं। तो इसके बारे में भी ज्यादा आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, बस इतना याद रखिए कि फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप होता है और इसमें एक कार्बन के साथ 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। इसमें एक कार्बन के साथ 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में C60 कहते हैं। और ये बकमिनिस्टर फुलरिन कहां से नाम आया, तो एक अमेरिका के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। अमेरिका के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिनिस्टर फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलर नाम था उनका। उन्होंने एक डिजाइन तैयार किया था जिसको हम बोलते हैं जियोडेसिक गुंबद। जियोडेसिक गुंबद कहते हैं, जो उन्होंने डिजाइन बनाया था। बकमिनिस्टर फुलर नाम के अमेरिका के एक आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर। उन्होंने एक गुंबद बनाया था, डिजाइन बनाया था जिसको बोलते हैं जियोडेसिक गुंबद। तो इनका जो बनाया हुआ डिजाइन है ना, और बाद में जो हमें ये वाला डिजाइन मिला बकमिनिस्टर, ये वाला डिजाइन कार्बन का मिला जिसमें एक कार्बन 60 कार्बन के साथ जुड़े हुए थे, इन दोनों का डिजाइन एक जैसा था, इसलिए इन्हीं का नाम पर रख दिया बकमिनिस्टर फुलरिन। इसका शेप जो होता है फुटबॉल जैसा होता है। आपके बुक में डायग्राम बना हुआ, आप चाहो तो देख सकते हैं। हालांकि पेपर में कभी आया नहीं क्योंकि इनके बारे में डिटेल है भी नहीं ज्यादा बुक में। बस नाम याद रखो कि बकमिनिस्टर फुलरिन है, इसको C60 कहते हैं। ये कार्बन का अपर रूप होता है और इसमें इसके अमेरिका के आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और इन्होंने एक डिजाइन बनाया था जिसका नाम था जियोडेसिक गुंबद। उनके जो उन्होंने गुंबद का डिजाइन बनाया था वो और C60 का जो डिजाइन होता है दोनों सेम थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। ना यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब आता है कार्बन यौगिक। यहां से आपके टॉपिक बदल जाएंगे। ये कार्बन यौगिक क्या होता है? कार्बन यौगिक यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, जैसे CH4 कार्बन है, CO2 कार्बन है, C2H4 कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ये सब कार्बन यौगिक है। यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसे कार्बन यौगिक कहते हैं। और कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म 4 होते हैं। याद रखोगे, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म 4 होते हैं। दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, संकलन अभिक्रिया कहता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप कहोगे ये क्या चीज है, ये कहां से आ गया? यहां से कार्बन का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। यहां से समझने की चीज का
कम आएगी, याद करने की चीज ज्यादा आएगी। कार्बन यौगिकों के 4 गुणधर्म होते हैं, एक दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपके मन में दौड़ना चाहिए कि दहन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, संकलन अभिक्रिया क्या होता है, तो मैं एक एक करके चारों समझाऊंगा। यही हमारा बचा हुआ टॉपिक है। कार्बन यौगिक क्या होता है? कार्बन से बना हुआ यौगिक, जैसे एग्जांपल देख लो, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बस एग्जांपल देख लो, सब में कार्बन है तो कार्बन यौगिक है। कार्बन यौगिक के 4 गुणधर्म होते हैं, इन सबके कम से कम 4 प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दहन क्या है? दहन का मतलब क्या है? पहला टॉपिक है ना दहन। दहन का मतलब होता है कि कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब कार्बन यौगिक को जलाओगे ना आप, जब कार्बन यौगिक को जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा और प्रकाश बनाएगा। तो बात समझ लो, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन को जलाने पर, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा बनता है और प्रकाश बनता है। केवल ये रिएक्शन याद रखना है, इसी को दहन कहते हैं। नाउ दहन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है कि आपने पढ़ा था कि भाई कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो होता है, 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे तो अलग चीज बनेगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो अलग चीज होगा। जी हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड को जलाएंगे तो अलग अलग चीज बनेगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो अलग चीज बनेगा। क्या बनेगा सुनिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से प्रायः स्वच्छ ज्वाला बनती है, बिल्कुल क्लियर फ्लेम बनता है, स्वच्छ ज्वाला। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड को जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला बनती है, यानी कि बिल्कुल आग ऐसे निकलेगा जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगी, ब्लू रंग की आग निकलेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करती है। कौन सी ज्वाला? नीली ज्वाला। आ गया ना, नीली ज्वाला उत्पन्न करती है। जब हम सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो नीली ज्वाला उत्पन्न करती है, यानी ब्लू कलर का फ्लेम बनता है। अगर आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आजकल हर जगह हर घर में क्या यूज हो रहा है? एलपीजी यूज हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर गैस यूज हो रहा है। तो जब नया नया मम्मी एलपीजी गैस सिलेंडर लगाती है, आप देखा करो ब्लू रंग की आग निकलती है। क्यों ब्लू रंग की आग निकलती है, सोचा आपने कभी? क्योंकि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, उसके अंदर होता है मीथेन गैस, CH4। ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे एक कार्बन है, CH4 यानी एक कार्बन है। एक का डबल करो, एक का डबल करोगे 2 और 2 जोड़ दो 4, हुआ ना सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त। कुछ समझ में रहे हो कुछ बात को मैं क्या कह रहा हूं? उसमें मेथेन गैस होती है CH4 और CH4 होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब संतृप्त। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला बनती है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करती है। यह पोल्यूशन नहीं करता है। तो इस पेज पर हमने क्या जाना? हमने जाना ग्रेफाइट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि ग्रेफाइट के कार्बन प्रत्येक परमाणु के 3 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। बकमिंस्टर फुल्लिन ये कार्बन का एक अपर रूप है। अमेरिका के आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक डिजाइन बनाया था जियोडेसिक गुंबद। उनका डिजाइन और बकमिंस्टर इसका डिजाइन कार्बन के अपर रूप का, दोनों का डिजाइन सेम था, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया। कार्बन यौगिक यानी जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बन यौगिक होते हैं। कार्बन यौगिक के 4 गुणधर्म होते हैं, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दहन का मतलब होता है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाता है तो स्वच्छ ज्वाला बनती है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला यानी ब्लू रंग की आग निकलेगी, जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेगा। वहीं पर अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाएंगे, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, यानी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जलाएंगे, तब क्या होगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिकों में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला बनाती है। फर्क समझ में आया? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है ना तो पीली रंग की ज्वाला निकलती है और ये बहुत बर्तन को काला कर देगा, धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा। धातु की तस्तरी पर कज्जली निक्षेपित हो जाती है, ये बर्तन को काला कर देगा। धातु की जो तस्तरी होगी यानी धातु के जो बर्तन होंगे उनमें कज्जली निक्षेपित होगी, यानी धातु के बर्तन को ये काला कर देता है। गाँव घर में जाते हो, अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करके, उपले का इस्तेमाल करके, कोयले का इस्तेमाल करके खाना बनाते हो, आप जाके चेक करो उनके बर्तन काले होंगे। क्यों
बर्तन काले होंगे? क्योंकि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सारा खेल साइंस का है, साइंस को समझिए। संतृप्त को जलाते हैं तो नीली ज्वाला बनती है जो कि बिल्कुल साफ होता है, इसलिए बर्तन काले नहीं पहनते। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसमें काला धुआं निकलता है, पीली ज्वाला निकलती है जो बर्तन को काले कर देते हैं। आपने देखा होगा गैस, केरोसिन, स्टोव, इन सब में छिद्र होते हैं। ये आपके घरों में स्टोव होगा, गैस होगा ना, ये वाला क्या बोलते हैं, चूल्हा बोलते हैं ना, शायद चूल्हा है ना। तो इसमें देखा होगा आपने, इसके ऊपर एक लगा होता है कवर, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, देखा हो ना। तो गैस, केरोसिन, स्टोव में छिद्र क्यों होता है? ये इसमें छेद क्यों है? ये क्यों छिद्र बनाए जाते हैं? घरों में उपयोग की जाने वाली गैस तथा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं। क्यों होते हैं छिद्र? वायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए। आप कहोगे ऑक्सीजन क्यों? बच्चों, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला ना आग को, तो ये जो नीली ज्वाला है ये भी काली, वो पीली ज्वाला में बदल जाएगी और बर्तन काले पड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर ये ब्लॉक हो गए ना छिद्र, अगर ये ब्लॉक हो गए, तेल वेल गिर जाता है, घी गिर जाता है, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। तेल गिरने से, घी गिरने से, मम्मी से पूछना, मम्मी आपको मेरे से बेहतर बता देगी। ये जो होता है ना, इसमें छिद्र होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि इसमें तेल गिर गया, घी गिर गया, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब आप जलाओगे ना तो ये पीली ज्वाला उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वायु नहीं मिल रहा उसको। वायु के कारण ये नीली ज्वाला बढ़िया साफ आग निकलती है। घरों में उपयोग की जाने वाली गैस और केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं। क्यों होता है छिद्र? वायु के लिए, जिसमें उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिलकर, जब ऑक्सीजन मिलेगा ना आग को, तो ये जलकर नीली ज्वाला प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? नीली ज्वाला। और अगर ये ब्लॉक हो गया तो पीली ज्वाला बनाएगा, और पीली ज्वाला बनेगा तो धुआं निकलेगा, आपका बर्तन काला पड़ जाएगा। इसलिए इन छिद्रों को हमें साफ रखना चाहिए। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? कौन होते हैं ऑक्सीकारक? तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। दोबारा बताओ, ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं, जैसे ए है, देखिए मान ली ए है और ए में कैपेसिटी है, वो बी को ऑक्सीजन दे सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन दे सकता है इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे ऑक्सीकारक हैं। आप दो नाम याद कर लो जो आपके बुक में है, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर नाम याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लेना, KMnO4 और K2Cr2 और O7। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये ऑक्सीकारक होते हैं। वैसे बहुत सारे ऑक्सीकारक हैं, बट दो याद कर लो क्योंकि आपके बुक में भी दो ही गिवन है। तो कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नाउ अगला टॉपिक आता है कि अल्कोहल को ना, अल्कोहल यानी C2H5OH, C2H5OH, जिसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक भी आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। ये टॉपिक आएगा हमारा भी, ये टॉपिक आएगा एथेनॉल, अल्कोहल के बारे में हम जानेंगे। ये वाला टॉपिक आएगा ना, तो अल्कोहल के बारे में हम जानेंगे, एथेनॉल के बारे में। अभी आप समझो, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है या एसिटिक अम्ल में बदला जाता है। तो आपसे बस रिएक्शन पूछेंगे, जैसे पिछले साल के पेपर में आया था, उठा के देख लो। 2023 का पेपर उठा के देखो, 2023 का पेपर उठा के देखो, उसमें भी क्वेश्चन आया था। और रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ सिलेबस सेम है लगभग आपका हर बार, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार प्री बोर्ड में यही सब आता है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे बदला जाता है, या अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में कैसे बदला जाता है? तो हमें ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अल्कोहल को किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में गर्म करके, ऑक्सीकारक याद है, ऑक्सीकारक ये रहा ऑक्सीकारक। तो जब अल्कोहल को किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ये ऑक्सीकारक का एक एग्जाम्पल लिया गया है, आपके बुक में ऑक्सीकारक का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि ऑक्सीकारक का क्या यूज है हमारे लिए। तो ये यूज है कि हम एथेनॉल को, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में या अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो एथेनॉल को किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इस पेज पर हमने क्या क्या जाना? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाएंगे तो पीली ज्वाला निकलेगी और ये काले रंग का धुआं निकालता है। पीली ज्वाला बनेगी और काले रंग का धुआं निकलता है, इससे जो धातु के बर्तन होंगे वो काले पड़ जाएंगे। जो केरोसिन स्टोव वगैरह होते हैं, इनमें छेद, ये छेद क्यों होते हैं? इनमें छेद होते हैं वायु के लिए, और जिनमें प्रयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जल बनकर नीली ज्वाला निकलेगी। यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा नीली ज्वाला निकलेगा, आपका बर्तन काला नहीं पड़ेगा। ऑक्सीकारक क्या
होते हैं? तो कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हीं को ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे बदला जाता है। तो अल्कोहल को किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ना अगला टॉपिक आता है हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अगर आप उसमें हाइड्रोजन जोड़ दोगे ना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अरे सर जी, उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए, उत्प्रेरक वो होता है जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है। आपको याद है, आप में से किसी बच्चों को याद होगा, जब मैंने पढ़ाया था ये ग्लूकोज के बारे में पढ़ाया था आपको, अगर आप जाकर देखो, या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आपको याद होगा। प्रकाश संश्लेषण याद होगा। प्रकाश संश्लेषण तब होता है जब सूर्य का प्रकाश मौजूद हो। मैंने यहां लिखवाया था सूर्य का प्रकाश, आप जाके मेरा वीडियो देखना जय प्रक्रम का, सूर्य का प्रकाश लिखा था यहां पर, याद करो। और यहां लिखा था क्लोरोफिल, लिखा था ना। इन दोनों के बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, तो इसी को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन हुआ है, जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। रिपीट करूं मैं, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसको साइंस में हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? तो हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल सकते हैं। हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। वनस्पति तेल ले आओ, उसे निकेल उत्प्रेरक, निकेल एक उत्प्रेरक का नाम है, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ दो, वो वनस्पति घी बन जाएगा। तो जो वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त होता है, उसमें हमने उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन है? निकेल, उसके उपस्थिति में हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वनस्पति घी बन गया। तो ये वाला वनस्पति तेल है, ये वाला वनस्पति घी है, उत्प्रेरक निकेल है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो हाइड्रोजनीकरण का ये एग्जाम्पल है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को जोड़कर उसे वनस्पति घी बनाते हैं। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जा सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, वनस्पति तेल और जंतु वसा दो याद रखिए, कौन फायदेमंद है कौन नुकसानदेह। जो वनस्पति तेल होता है ना, वनस्पति तेल मतलब सोयाबीन का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया, जो वनस्पति से बनता है, यानी जो हरे पौधों से बनता है, जैसे सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी तेल, अब सुने होंगे आपने, तिल का तेल सुना होगा आपने। तो वनस्पति तेल जो होता है वो असंतृप्त होता है। सारे वनस्पति तेल असंतृप्त होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। वहीं पर जंतु वसा जो होता है, एनिमल फैट जो होता है, एनिमल फैट, एनिमल के फैट से जो घी बनता है, एनिमल फैट जो होता है वो संतृप्त होता है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। याद रखोगे, जितने भी वनस्पति तेल होते हैं बच्चों, वनस्पति तेल मतलब तिल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब वनस्पति तेल जो होते हैं वो असंतृप्त होते हैं और असंतृप्त जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जबकि जंतु वसा, एनिमल फैट जो होता है वो संतृप्त होता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नाउ वापस आते हैं एथेनॉल अल्कोहल वाले टॉपिक पे, जहां मैंने आपको बताया था कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक तो इनके बारे में कम से कम 5 बातें याद कर लो। एक तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्कोहल या एथेनॉल एक ही बात है, अल्कोहल या एथेनॉल एक ही बात है। मैं दोनों में से कुछ भी बोलूं तो आप सेम चीज समझना, कभी पेपर में ये आता है, कभी पेपर में ये आता है। देखिए, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। एथेनॉल का फॉर्मूला आप रटोगे क्यों? एथ, देखिए एथ मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, मानते हो ना? याद करो, एथेनॉल, पहले मैं लिख लेता हूं, एथेनॉल। अब जो बच्चा पूरा वीडियो देख रहा हो आप में से वो समझो। एथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड याद कीजिए। तो 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और OL कब आता है? जब एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ जाता है। याद करो, एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आ गया, बाकी सब तो पूरा जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया एथेनॉल। अब देखिए, जो मैंने आपके सामने बनाया और जो मैंने पहले से लिखा था, दोनों सेम है ना। बात को रटो मत, बात को समझिए।
एथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओ एल मतलब लास्ट में ओ एच आएगा, बन गया एथेनॉल। अब सी कितने हैं तो सी दो हैं, देखिए सी दो है ना, कार्बन दो है। एच कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच, एच पाँच है, और लास्ट में क्या है ओ एच है, तो ओ एच, तो सी टू एच फाइव ओ एच। कहाँ रटा मैंने नहीं रटा, मेरा दिमाग बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा क्योंकि मैं रटूंगा नहीं, मैं तो फॉर्मूला बना लूंगा। तो एथेनॉल का फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। हाँ ये रटना पड़ेगा, गलनांक 156 केल्विन होता है, क्वथनांक 351 केल्विन होता है, ये चीज रटनी पड़ती है। गलनांक इसका 156 केल्विन होता है, क्वथनांक 351 केल्विन होता है, स्वाद इसका ज्वलनशील होता है, गंध इसकी सुखद होती है, सुखद खुशबू होती है इसकी, और जल में घुलनशील होता है। ये चीजें याद करनी पड़ती है। एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया, यानी जब एथेनॉल को सोडा वाटर, सोडियम आपने देखा होगा अक्सर लोगों को दारू अल्कोहल को पीते हुए सोडियम के साथ, सोडा वाटर के साथ, क्यों भाई, रीजन क्या है, तो रिएक्शन ये रहा। जब एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाया जाता है, जब एथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाया जाता है तो एक नई चीज बनाता है जिसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं बहुत सारे। जब एथेनॉल सोडियम के साथ मिलता है तो वो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए ये रहा एथेनॉल का फॉर्मूला, ये रहा सोडियम का फॉर्मूला। तो जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। ये सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन को हटा देना, हाइड्रोजन को हटाकर यहां Na ले आना, बस यही करा मैंने। देखो सेम है, 2 है तो 2 है, C2 है C2 है, H5 है H5 है, O है O है, बस H की जगह Na लगा देना बस, और H यहां ले आना, 2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो H2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको रिएक्शन याद रखना है कि एथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नई चीज बनाता है, इसको सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। इस पेज पे हमने क्या जाना, एक तो हमने जाना हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। वनस्पति तेल में निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़कर वनस्पति घी बनता है। वनस्पति तेल मैंने आपको बता दिया, सरसों का तेल, वनस्पति घी, डालडा वगैरह आती है ना जिसमें पूरी वगैरह तलते हैं हम लोग। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेल जो होता है असंतृप्त होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जंतु वसा संतृप्त होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। गलनांक 156, क्वथनांक 351, स्वाद ज्वलनशील, गंध खुशबू वाला, जल में घुलनशील होता है। एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल सोडियम के साथ मिलकर सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। ठीक है, नाउ अगला पेज ले आओ। नाउ एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है। देखिए एथेनॉल का ना, एथेनॉल जो दारू हम बार बार बोल कर रहे हैं, एथेनॉल एक्चुअल में एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है। तो अगर हम खुले मार्केट में एथेनॉल बेचेंगे दवाई बनाने के लिए तो उसका गलत इस्तेमाल होने लगेगा। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जाता है। एथेनॉल में से ना सारा का सारा पानी खींच लिया जाता है, पानी बचेगा नहीं तो पियोगे कैसे। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, पेपर में पूछा जाएगा कि एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे होता है। तो एथेनॉल को 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब एथेनॉल को 443 केल्विन की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये एथीन बन जाता है और पानी इसमें से अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। जब एथेनॉल को अम्ल की उपस्थिति में, ये रहा अम्ल H2SO4, 443 केल्विन पर, ये रहा 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये एथीन बनता है, एथीन बनता है और जल बनता है। तो इस रिएक्शन को एथेनॉल का निर्जलीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें एथेनॉल में से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अगला टॉपिक आता है एथेनोइक एसिड, इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ऐसे लिख लेना, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, दो नाम है इसके, या तो अब से एथेनोइक एसिड बोलना या एसिटिक अम्ल बोलना, दोनों नाम है। अब देखिए इंग्लिश में से ऐसे लिखते हैं एथेनोइक एसिड। मैं फॉर्मूला खुद बना लूंगा, ये इसको देखूंगा ही नहीं कैसे। एथ मतलब दो कार्बन, मानते हो ना बात। अगर आप पढ़ के आओ वीडियो समझते हुए चल रहे होते, एथ का मतलब दो कार्बन। एन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, लो जी हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ओइक एसिड, ओइक एसिड याद है, ओइक एसिड था जब दो हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर आ जाता था ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां जाता था OH, बाकी जगह तो हाइड्रोजन आएगा ही। अब आप देखो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो ये वाला स्ट्रक्चर, यहां कुछ नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब फॉर्मूला कहोगे तो देखो C कितने हैं, C2 है, C2 है, कार्बन 2 है। H कितने हैं तो 1 2 3, H 3 है, C2H3, C फिर से आ रहा है,
सी फिर से या तो आप ऐसे लिख लो, देखो सी 2 है, एच कितने हैं 3 है, और ओ ओ एच, एक ये ओ एक ये ओ ये एच, एक तो ये बन गया। एक और तरीका लिखने का कि ये वाला सी लिख लो, ये वाला सी लिख लो, इसके साथ 3 एच लगा दो, CH3, सी अकेला H3 और फिर सी अकेला OOH। तो दोनों तरीके हैं, ये भी एथेनोइक एसिड है, ये भी एथेनोइक एसिड है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है, वैसे आप खुद बना सकते हो क्योंकि आप चैप्टर समझ के आओ। एथस 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड आपको पता ही है, तीनों मिलाकर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बना लो। हाँ, ये आपको रटना पड़ेगा। गलनांक इसका 290 केल्विन होता है, गलनांक इसका 290 केल्विन, क्वथनांक इसका 351 केल्विन, और इसको एसिडिक अम्ल कहते हैं। नौ सिरका कैसे बनता है? तो एसिटिक अम्ल का ये नहीं है एसिटिक अम्ल, ये वाला, इसका 5 से 8% विलियन को, सिरका मतलब विनीगर जैसे अचार वगैरह बनता है। अगर आपको चाउमीन पसंद है तो आपको पता है चाउमीन में भी सिरका डाला जाता है, विनीगर डाला जाता है। होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे प्याज आपने देखा होगा सिरका में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा सिरके का इस्तेमाल है आजकल। तो एसिटिक अम्ल, ये जो एसिटिक अम्ल पढ़ रहे हो ना एथेनोइक अम्ल, इसके 5 से 8% विलियन को विनीगर कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। तो एसिडिक अम्ल का 5 से 8% सिरका कहलाता है। अच्छा, इसको ना एथेनोइक अम्ल को, एसिडिक अम्ल का एक और नाम है, इसको ग्लेशियल एसिडिक अम्ल, इसको ग्लेशियर एसिडिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एथेनोइक अम्ल है इसको ग्लेशियर एसिडिक अम्ल कहते हैं। अब जाके देख लो 2022 का पेपर उठा के देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक अम्ल है जो एक्स है, अब ऐसे कंफ्यूज आता है ना बच्चा, एक अम्ल है जो कि एक्स है, उसका नाम ग्लेशियर एसिटिक अम्ल है, बताइए उस एसिड का रियल नाम क्या है? उसका रियल नाम एथेनोइक अम्ल है। फिर उसका फॉर्मूला बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, गलनांक बताओ, क्वथनांक बताओ, वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछ लेगा। तो भाई जब तुम आप पहचानोगे, नाम ही नहीं पहचानोगे तो आंसर कैसे दोगे? तो जो एथेनोइक अम्ल है, एसिडिक अम्ल है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर एसिटिक एसिड। क्यों? शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 होता है, अभी आपने पढ़ा था गलनांक 290 केल्विन। देखो, तो जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका गलनांक 290 केल्विन होता है, अभी हमने पढ़ा था कि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन है। तो शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, और ठंडी जलवायु में, शीत के दिन में, ठंड के मौसम में यह जम जाता है। ठंड में क्या होता है? ये एथेनोइक अम्ल जम जाता है, इस कारण से ग्लेशियर एसिडिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ठंड में जम जाता है। ये जो एसिडिक अम्ल है ना, ये ठंड में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियर एसिडिक एसिड कहते हैं। एस्टिकन अभिक्रिया क्या होता है? जाके देखिए, तो पिछले साल पेपर में आया था। एस्टिकन अभिक्रिया होता है जब 2 चीजों को मिलाया जाता है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। याद है एथेनॉल C2H5OH, एथेनोइक एसिड अभी आपने पढ़ा है। तो जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में मिला, एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को मिलाया जाता है किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो एक नई चीज बनती है जिसको एस्टर कहते हैं। ये एस्टर का फॉर्मूला है, CH3CO डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना है। तो जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ मिलाया जाता है किसी अम्ल के प्रेजेंस में, तो एक नई चीज बनती है जिसको एस्टर कहते हैं, और पानी बनता है साथ में। तो इस रिएक्शन को एस्टिकन अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल मिलकर एस्टर निर्माण करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है आजकल की डेट में जिसमें एस्टर का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, और खाने बनाने में इस्तेमाल होता है, आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है, बहुत कुछ है जिसमें एस्टर का इस्तेमाल होता है खुशबू लाने के लिए। आप विभिन्न, आप मान लो आप 5 रुपए का कहते हो कि सर जी मुझे लेमन जूस पिला दो, आपको लेमन का स्वाद आ रहा है, लेकिन लेमन थोड़ी है उसमें, वो एस्टर की वजह से लेमन है। आप ऑरेंज जूस कहते हो, ऑरेंज जूस पीते हो आप पार्टी में जाकर, तो ऑरेंज थोड़ी मिला रहे हैं, वो केमिकल है, वो एस्टर है। एस्टर से आपको ऑरेंज का टेस्ट आएगा। तो ये सब एस्टर से बनते हैं। और एस्टर कैसे बनता है? तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को मिलाया जाता है, तो इससे एस्टर बनता है। एस्टर खुशबू लाने के लिए होता है, टेस्ट लाने के लिए होता है। ना, इस पेज पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एथेनॉल का निर्जलीकरण कैसे होगा। एथेनॉल को 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एथीन और वाटर बनेगा, इसको एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। एथेनोइक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, गलनांक 290, क्वथनांक 391, एस्टिक अम्ल, सिरका। एसिडिक अम्ल का 5 से 8% विलियन को विनीगर कहते हैं। ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंड की जलवायु में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियर एसिडिक एसिड कहते हैं। एस्टिकन क्या होता है? तो जब एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ अम्ल की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एक नई चीज बनती है जिसको एस्टर कहते हैं, और पानी बनता है। इस रिएक्शन को हम एस्टिकन अभिक्रिया कहते हैं। नाउ अगला टॉपिक आता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? तो आप इसमें उल्टा कर दोगे, एस्टर को उल्टा कर दोगे। जब एस्टर को अभी हमने पढ़ा था ना, एस्टर, जब एस्टर को किसी क्षारक की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जब एस्टर को किसी क्षारक की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो दोबारा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बनता है।
जब एस्टर को क्षारक की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो दोबारा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बनता है। देख सकते हो ये एस्टर का फॉर्मूला, ये रहा एस्टर का फॉर्मूला, और इसको हमने क्षारक की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में तोड़ा तो दोबारा एथेनॉल बन गया और एथेनोइक एसिड बन गया। तो जब एस्टर को वापस तोड़ा जाता है तो इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिया हुआ है, इस अभिक्रिया का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुन क्या होता है? तो साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COO Na+ या C17H35 COOK+। यानी साबुन बनाने के लिए या तो सोडियम चाहिए या पोटेशियम चाहिए। साबुन बनाने के लिए या तो सोडियम चाहिए या पोटेशियम चाहिए। और भी फॉर्मूला हो सकता है, पर 2 फॉर्मूला याद कर लेना। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, पीछे का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। देखो ना कितना बड़ा फॉर्मूला है, लंबी श्रृंखला मतलब कितना बड़ा फॉर्मूला है। C17 वाले लिखोगे C, H35 वाले लिखोगे, कितना बड़ा फॉर्मूला बनेगा। तो साबुन के अणु जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम मतलब Na, पोटेशियम यानी K लवण होते हैं। तो साबुन बनाने के लिए साबुन जो होती है एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और ये सोडियम और पोटेशियम से बनता है। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, ये बना रखा है देखो। एक गोल वाला पार्ट होता है, एक चेन वाला पार्ट होता है। जैसे गोल पार्ट बोलते हैं, इसको चेन भाग बोलते हैं। ये जो आप ये वाला गोल पार्ट देख रहे हो इसको आयनिक भाग कहते हैं, और ये जो चेन वाला पार्ट देख रहे हो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भाग कहते हैं। ये जो गोल वाला भाग होता है ये जल रागी होता है। जल रागी यानी जल से इसको राग हो जाता है, यानी जल की तरफ भागता है। ये वाला पार्ट जल की तरफ भागता है। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो जल विरागी होता है, ये जल से दूर भागता है, गंदगी की तरफ भागता है। दोबारा सुनिए, साबुन या अपमार्जक के अणु के 2 भाग होते हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को आयनिक भाग कहते हैं, इस वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये वाला पार्ट जल रागी होता है और ये वाला पार्ट जो होता है जल विरागी होता है। तो साबुन अपमार्जक की सफाई क्रिया कैसे होती है? तो अगर पूछा जाए ना साबुन अपमार्जक कपड़े को कैसे साफ करते हैं, तो पहले आप ये डायग्राम बना लेना। इस डायग्राम को मिसल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में गंदगी होती है, ये ऑयल है, ये ऑयल है, गंदगी है, ये ऑयली नेचर का होता है। बीच में जो है वो गंदगी है, इसे गंदगी बोलेंगे। ये ऑयल है और ये तेलीय होता है, सारी गंदगी तेलीय प्रकृति होता है। तो जब हम साबुन लगाएंगे ना तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला जो चेन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये होता है जल विरागी, यानी ये गंदगी की तरफ भागता है। ये वाला पार्ट गंदगी की तरफ जाता है और ये जो गोल वाला पार्ट है जल रागी, ये पानी की तरफ जाता है। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मिसल कहते हैं, ये वाला मिसल। अब सफाई कैसे करता है, ये तो डायग्राम बना लोगे। सफाई कैसे करता है, तो सफाई करने के लिए आपको ये वाला याद रखना है। इसमें आपको क्या याद करना है कि अधिकांश मैल जो होते हैं तेलीय होते हैं। मान लो आपने खाना खाया तो आपने देखा होगा आपका हाथ ना चिकना चिकना महसूस होगा, तो अधिकांश मैल जो होते हैं वो तेलीय होते हैं। साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करता है। अभी मैंने आपको मिश्रित संरचना दिखाया था, तो साबुन के अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण, जो एक सिरा होता है वो तेल कण और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। अभी दिखाया था मैंने आपको, देखो अभी दिखाया था। साबुन का एक सिरा जो होता है वो तो तेल की तरफ भागता है और दूसरा सिरा जो होता है पानी की तरफ। ये वाला पानी की तरफ जाता है, ये गोल वाला पार्ट पानी की तरफ जाता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो गंदगी की तरफ होता है। ये गंदगी को पुल आउट करता है, खींचता है। ये वाला पार्ट जो है वो गंदगी की तरफ जाता है और गंदगी को खींचता है, और ये वाला पार्ट पानी में जाकर मिल जाता है। तो अधिकांश मैल जो होता है तेलीय होता है। साबुन के अणु मिश्रित संरचना बनाते हैं, मैंने दिखा दिया आपको संरचना, जहां अणु का एक सिरा तेल की तरफ भागता है, दूसरा आयनिक सिरा जो होता है वो बाहर की ओर जाता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। पानी में क्या बनता है? इमल्शन। इस प्रकार साबुन का मिसल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये गंदगी को खींचता है। देखो ना गंदगी की तरफ जा रहा है, ये गंदगी है, ये वाला तेलीय है ये। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भाग है, ये जाता है तेल की तरफ और ये गंदगी को पुल आउट करता है, खींचता है और खींच कर उसको पानी में मिलाता है। और ये पहले भी पानी में मिल चुका है, तो ये जब पानी में ये पानी में मिल गया, आपका तेल गंदगी भी पानी में मिल गया। इसने खींचा, इसने गंदगी को खींचा और ये भी पानी में मिल गया, ये सारा पानी में मिल गया। तो इससे बनता है इमल्शन तैयार होता है और इस प्रकार साबुन का मिसल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। स्कम क्या होता है? देखो कभी कभार जब हम नहाते हैं ना, तो कठोर जल से जब आप नहाओगे ना, कठोर जल क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। जो जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा कठोर होता है। एक होता है टंकी का पानी जो कि जल बोर्ड हमें भेजता है, और एक होता है जो हम जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं।
वो थोड़ा सा कठोर होता है, वो उसमें पाया जाता है कैल्शियम। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और कैल्शियम जब साबुन के साथ रिएक्ट करता है ना तो रिएक्शन होता नहीं है। कैल्शियम जब साबुन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन नहीं होता और साबुन बॉडी को साफ नहीं कर पाता, तो उसको स्कम कहते हैं। आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है? झाग नहीं बन रहा, आप नहा रहे हो और झाग नहीं बन रहा, साबुन लगा लो कि झाग नहीं बन रहा। एवं जल से शरीर धोने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रह जाता है। तो मान लो आप हाथ साफ करो, झाग नहीं बन रहा, और पानी जब साफ कर रहे हो उसके बाद भी थोड़ा चिकना चिकना सा आपका हाथ रह गया, तो वो स्कम होता है। स्कम का मतलब है साबुन कठोर जल में सफाई नहीं कर पाता, तो उस जो सफाई नहीं कर पा रहा है ना उसको स्कम कहते हैं। अपमार्जक क्या होता है, यानी डिटर्जेंट क्या होता है? तो डिटर्जेंट भी सेम है, देखो सेम स्ट्रक्चर है, बस ये कार्बोक्सिलिक अम्ल तो सेम ही है, लेकिन ये वाला पार्ट जो होता है ना सोडियम पोटेशियम नहीं होता, वो सल्फोनिक अम्ल होता है या क्लोराइड का बना होता है ये वाला पार्ट। अपमार्जक समानता लंबी कार्बन श्रृंखला, ये ना लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होता है। या तो ये सल्फोनिक अम्ल होता है या ये अमोनियम लवण होता है, या तो ये सल्फोनिक अम्ल होता है या फिर इसको हटा के आप यही लिख लो अमोनियम, तक कंफ्यूज ना हो गया आप, अमोनियम लवण, ठीक है। तो ये अपमार्जक है, इसमें भी ये वही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल सेम है, बस ये वाला पार्ट हट गया। उसमें क्या था, साबुन में क्या था, ये था सोडियम या पोटेशियम का, लेकिन अपमार्जक में क्या था, नहीं ये सोडियम पोटेशियम का नहीं होता, ये होता सल्फोनिक अम्ल या अमोनियम लवण, इसका बना होता है। भाई इतना ही फर्क है, बस सब कुछ सेम है, जब ये फर्क है वहां पे साबुन में सोडियम पोटेशियम होता है, यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल या अमोनियम लवण होता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अपमार्जक हार्ड वाटर में भी काम कर जाता है, कठोर जल में भी काम कर जाता है। ये कठोर जल में भी कपड़े को साफ करता है, जबकि साबुन हमारा कठोर जल में साफ नहीं कर पाता। तो लास्ट टॉपिक आता है आपके एक सिलेबस का कि भाई साबुन अपमार्जक में क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये बताना है, पहला डेफिनेशन, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम की लंबी श्रृंखला होती है। बताया था ना, साबुन किससे बनता है, सोडियम से या पोटेशियम से, या तो सोडियम का इस्तेमाल होता है या पोटेशियम लवण का इस्तेमाल होता है। जबकि अपमार्जक में क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल, बताया था अभी, सल्फोनिक अम्ल का इस्तेमाल होता है या अमोनियम, अभी ये बताया था ना, ये देखो सल्फोनिक अम्ल का इस्तेमाल होता है या अमोनियम लवण का इस्तेमाल होता है। तो बस ये फर्क है, साबुन में सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल होता है, अपमार्जक में सल्फोनिक अम्ल की लवण की लंबी श्रृंखला होती है। साबुन जो होता है जैव निम्नीकरण होता है, मतलब ये पानी को पोल्यूट नहीं करता। अपमार्जक अजैव निम्नीकरण होता है, ये पानी को पोल्यूट करता है। या कठोर जल में इस्तेमाल नहीं होता, कठोर जल में साफ नहीं कर पाता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम पाया जाता है जो इससे रिएक्ट नहीं करता। और अपमार्जक जो होता है कठोर जल में इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, साबुन अपमार्जक में फर्क। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, एंड तक देते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ।